आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आन रमज़ान। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है? कैसी गुजर रही है ज़रा मेरे साथ भी शेयर करें, अपने हाल चाल मुझे बताएं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप मैसेज करें कैसी लाइफ गुजर रही है, क्या मसरूफियात हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से गुजर रहे होंगे, बाबरकत महीना है। लेकिन जो आजकल एक सूरत हाल बनी हुई है हमारे क्या बोलें वतन में, बस मालिक करीम रहम फरमाए। ख़ासकर पाकिस्तान को इस माह रमज़ान में अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें कि मालिक करीम हमारे मुल्क का नसीब अच्छा करे। नसीब में सब कुछ आ जाता है। हम कभी कभार अलग अलग मांगते हैं ना कि हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, अच्छी फलां मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो अलग अलग मांगने से बेहतर है एक अच्छा नसीब मांगे। उसमें जो हम नहीं भी मांगते ना अल्लाह से, वो भी अल्लाह ताला हमें अता कर देते हैं। और अल्लाह से जब भी मांगे तो उसकी शान के मुताबिक मांगे, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है। तो बस ये एक दुआ का तरीका मैंने कहा, जो मुझ आजिज़ का एक तरीका है, इस तरह मैं दुआ मांगती हूँ। और रब का बहुत एहसान और करम है कि हमेशा उसने अपनी ज़ात के मुताबिक अता किया, वरना ये नाचीज़ हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो बस एक छोटी सी दिल की बात थी जो आपके साथ शेयर की मैंने। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मेरे प्यारे से किचन में, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे मैं अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इसके अलावा सबसे पहले इस किचन का इफ्तिताह जो करते हैं वो हैं हमारे होम शेफ़। वो यहाँ पे आते हैं, अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं आप सबके साथ। और इतनी कोई कमाल की रेसिपीज़ हैं कि उसमें से कुछ मैंने घर जाके ट्राई की जो झटपट वाकई में बनने वाली थी और सबको बहुत पसंद आई। बस यही है कोशिश हमारे होम शेफ़ की कि आपके अफ्तार दस्तरखान को जो आप चीज़ें बनाएं, हमारी जो रेसिपीज़ आप ट्राई करें तो आपके दस्तरखान को और चार चांद लगा दें। बातें अब मैं करूँगी बहुत सारी आज की होम शेफ़ के साथ, तो मैं बुलाती हूँ आज की जो हमारी होम शेफ़ है, जो आएंगी और इस किचन को लगाएंगी चार चांद। प्लीज़ वेलकम सैयदा फ़ायज़ा। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है, कैसी हैं आप? क्या बताएं। सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जा रहे रोज़े आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम एहसान है, बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। और आप बताएं कि सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आन रमज़ान में होम शेफ्स विद आन किस किचन में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब अच्छा सेटअप है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और माशाल्लाह फैमिली की तरह है यहाँ पे सब आपके साथ। और मैं भी पहले मुलाकात कर लेती हूँ जो भी होम शेफ़ यहाँ पे आते हैं, ताकि वो घबराए ना, डरे ना। इसलिए मेरी मुलाकात पहले हो चुकी होती है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ ताकि रिलैक्स हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के होम शेफ़ हैं कि वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये है कि बस मिलजुल के दोस्ताना एक बातें करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़ायज़ा, माशाल्लाह आप 10 साल से हैं इस फील्ड में। 10 साल हो गए हैं इनको खाना बनाते हुए और औरों को खिलाते हुए। और यही बात नहीं है, ये मीठा भी बहुत अच्छा बनाती हैं, कस्टमाइज़ केक इनके, इटालियन फूड इनका, देसी फूड। और पर्सनली मैंने खुद इनके हाथ का खाया हुआ। अगर आप पूरा शो देखें, जितने भी देखते रहे, जितने भी होम शेफ़ आए हैं, मैं ऐसे किसी का बोलती नहीं हूँ, सिर्फ उसी का बोलती हूँ इसका वाकई में मैंने खाया हो। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था, मुझे भी याद है, मैंने मीठा खाया हुआ आपके हाथ का, कमाल का। वो पाइनएप्पल केक था, आई थिंक सो, बहुत मज़े का था। और माशाल्लाह ये हरफन मौला है, अगर ओवन ना हो तो ये फिर चूल्हे पे भी बना देती हैं। इनका ये हाल है। मतलब मैं जो हूँ ना, मुझे ओवन चाहिए, मुझे पूरा एक सेटअप चाहिए, वरना मुझसे काम नहीं होता जब शशके ना हो ना पूरे। ज़रूरत के टाइम पे आपको कुछ भी जब मिल जाए, आप बस उस पर काम कर जाएं, रुके मत। रुके नहीं, बस ये एक इनकी कामयाबी है जो ये आज यहाँ पर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़ायज़ा कि आपको वैसे कितना टाइम हो गया है? जिस तरह माशाल्लाह आपने कोर्सेज़ भी किए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया है आपने, तो क्या ये शादी से पहले से ही आपकी जर्नी चल रही थी या शादी के बाद आपने सब कुछ शुरू किया? बेसिकली तो शादी से पहले तो कुछ और ही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ मेरा रुझान था, वहाँ जाना था। किस तरफ रुझान था आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती, प्रोग्रामर जो होते हैं। अच्छा। तो उसमें बहुत अच्छी थी मैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये कुकिंग ये कि फादर और मदर दोनों की बहुत अच्छी थी। फादर से बेकिंग सीखी। फादर से बेकिंग सीखी? वो एक्चुअली बॉर्डर पे होते थे तो वो शेफ उनके वहाँ पे बनाते थे तो आते थे, फिर आके हमें सिखाते थे
थे, तो मैं ज़्यादा उनके साथ होती थी, समझे। अच्छा। उनकी जूनियर शेफ मैं थी। वो जो ला रहे हैं, जो पका रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हो जाती थी। इवन आइसक्रीम हमने बनाई है। अच्छा, मतलब फादर के साथ फादर ने बहुत अच्छा मेरा सिखाई रहा। आपको कुकिंग। अच्छा मदर की बहुत अच्छी थी। अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तानी फूड वो जो है वहाँ से मुझे मिला है बहुत अच्छा। अच्छा, और जो बेकिंग का उसका जो रुझान गया है वो मेरे फादर की वजह से। मतलब आपके तो घर में ही दो उस्ताद थे, बेकिंग भी ले लें और फिर आप सेवरी साइड पे भी ले लें, तो माशाल्लाह घर में ही दो उस्ताद और वहीं से आपने सीखा। बिल्कुल, स्टार्ट तो वहीं से हुआ। मतलब फिर आपकी कुकिंग शुरू शादी से पहले ही हो गई थी? जी, वो तो मतलब घर में हम जब होते हैं तो बेटियां हैं तो काम तो करेंगी। बिल्कुल, तो वो तो हम तो लगे होते थे। अच्छा, लेकिन ये कि अब जो मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ वो इस तरह है कि शादी के बाद की अच्छा, आस्ते आस्ते जैसे अपने कोई डिश डाली फेसबुक पे डाल दी है, किसी चीज़ पे अपने दोस्तों को दिखा रही हूँ, अच्छा, तो वो फ्रेंड्स को बड़ा होता था कि तुम ये काम शुरू क्यों नहीं कर लेती। अच्छा, फिर तो मतलब फिर- दोस्तों ने आपको बोला जी, बिल्कुल। कि आप ये एक तरह से स्टार्ट करो और आप जो भी आपका खाना है आप उसको सेल करना सेल शुरू करना शुरू करो। करो। तो क्या नाम क्या है आपके पेज का, ताकि व्यूअर्स को पता चले हमारे? फायजा होम डिलाइट्स से है। फायजा होम फायदा डिलाइट्स। डिलाइट्स के नाम से ठीक है। इंस्टा और फेसबुक दोनों पे, दोनों पर है। यूट्यूब पे भी इसी नाम से। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी यूट्यूब भी आपका? खोल लिया था। ओह, अच्छा। उसमें रेसिपीज डालती हैं सब। उसमें मतलब उसमें कुकिंग करके आप कुकिंग सिखा रही करके, जी होती हैं। बिल्कुल, उसमें रेसिपीज ठीक है, तो आज आप क्या रेसिपी शेयर कर रही हैं हमारी आज viewers के मैं साथ? लाई हूँ ड्रैगन चिकन। क्या चीज? ड्रैगन चिकन Dragon इंडो chicken? चाइनीज डिश हाँ, है। हाँ, हाँ। It's not ड्रैगन की चिकन नहीं है। ड्रैगन नहीं हाँ, है। ड्रैगन की कहीं से भी ड्रैगन नहीं है। ये इंडो चाइनीज डिश है। अच्छा, तो इसे ये स्वीट और सॉर की तरफ जाती है। चलें आप साथ साथ कुकिंग भी स्टार्ट करें, जो भी आपने मैरिनेशन करनी है, और बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। ये चिकन था, स्ट्रिप्स में कटी हुई है। ठीक है, ये अच्छा, ये चिकन बॉल में आपने निकाल रही हूँ। सही, और ये कॉर्नफ्लावर है। हम इसको कॉर्नफ्लावर से पहले इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे एग अच्छा। और कॉर्नफ्लावर के साथ। सिर्फ एग और कॉर्नफ्लावर के साथ? कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें। इसको हम फिर थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर इसको हम साइड पे कर देंगे। फिर हम सॉस जो बनाएंगे उसमें वेजिटेबल्स डाल के और फिर इसको उसमें डाल के फुल मिक्स। अच्छा, मतलब इसको डीप फ्राई नहीं करना? नहीं, हल्का सा ऑयल में आप सौते कर लेंगे? प्रेफर करती हूँ कम ही ऑयल यूज़ किया जाए अच्छा, अच्छी क्योंकि बात है। चाइनीज जो इस तरह ना वो ऑयली बहुत हो जाता है। Exactly, अब जितना होता कम है। ऑयल लेंगे तो उतना आपके लिए बेस्ट है। सही, ठीक है। मैं इसमें तो अभी आप इसमें कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर ऐड कर डाल रही रही हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, और बस एग, ये दो चीज़ें सिर्फ इसमें डली है ना? फिलहाल इसी से ये बनेगा। ठीक है, फिर सही। हम बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सॉस में जाएंगी। सॉस थोड़ा अच्छा, अलग बनेगा अच्छा। इसका। ओह, सही। अच्छा, इसकी अलग कुकिंग होगी और सॉस जो है वो अलग, मतलब दो जगहों पे सी दो कुकिंग हो रही है जगहों ना? पे होगा। चिकन को आप अलग पका रही हैं और सॉस अलग बना रही हैं, फिर वो चिकन आप ऐड कर देंगी सॉस में। अच्छा, ड्रैगन जो भी चिकन इसका ऐसा नाम। ये थोड़ा सा जो चिकन सौते होगी, इसके जो कलर है ना तो वाइट की तरफ जाएगा। ठीक अगर है। हम इसको कोई भी सीजनिंग करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने इसका अच्छा। कलर चेंज नहीं करना। ओह, हमें अच्छा, इसका अच्छा। जो कलर है इसको वाइट की तरफ ही रखना है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, आपका पेज है फायजा होम डिलाइट्स, यही नाम है, तो उसमें क्या क्या आप मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें? बेसिकली मैं तो प्री ऑर्डर्स लेती हूँ और ज़्यादातर पार्टीज़ और इनके लिए, जैसे कोई दावत है आपके घर में, पार्टी, बर्थडे अच्छा। पार्टीज, और इसके डिपेंड करता है कि बहुत से ऐसे हैं जो मेरे मेन्यू में चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो वो मतलब कि वहाँ जब कस्टमर आपको बोलता है कि तो भी बना मुझे ये देती हैं चाहिए, आप? तो फिर मैं उनको बना के देती हूँ और फिर वो मेरी अच्छा। मेन्यू में भी आ जाता है। इस तरह का। फर्ज करें, एक एग्जांपल है कि आपके मेन्यू में कोई भी चीज़ ना हो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, क्या बोलूं, क्या चीज़ नहीं है वैसे बता दीजिए मुझे, क्या चीज़ नहीं, इसका मैं नाम लूँ अभी? जैसे अपना ढाका चिकन था जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, जो कौन सा चिकन? ऑर्डर है ढाका चिकन। अच्छा, मुझे ऑर्डर आया रात को कि भाई हमें ना सुबह कल ना अपनी पार्टी के लिए ना केक के साथ ढाका चिकन भी चाहिए और इतना इतना केजी चाहिए। नहीं, अच्छा, मुझे फायदा पहले एक बात बताएं, बाकी बाद में। अब आपको रात को ऑर्डर आया और वो कह रहे हैं कि हमें दोपहर में चाहिए, तो ये मुश्किल नहीं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको पहले से इनको ऑर्डर चल रहा होता है, लेकिन वो बीच में ना जैसे डाल लेते, वैसे मैं लेती नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे रात को आया कि भाई हमने कल या परसों बना दी, मैं एटलीस्ट 2 दिन तो लेती हूँ। वही ना, जी जी। ये मैंने डाला है चिली गार्लिक। अच्छा, ये भी आपने सिर्फ चिली गार्लिक सॉस चिली गार्लिक, ठीक है। इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ अपना ब्राउन शुगर अच्छा, 1.5 टीस्पून। ठीक है, ब्राउन शुगर आपने ऐड की है। ये सही। शहद है। ओह, अच्छा, शहद भी इसमें डाल दी है। ये थोड़ा स्वीट और थोड़ा सॉर दोनों की तरफ जाएगा, चटपटा और मीठा मैं भी दोनों महसूस कर फ्लेवर सकती हूँ इसका जायका।
लेकिन हम इसको अफ्तार टेबल पे खाएंगे। तो बुरी बात है, देखिए फ़ाइज़ा आपकी वजह से मैं इसके जायके फील कर रही हूँ, मुझे गुनाह नहीं है, मेरी गलती नहीं है। खाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा ना इस टाइम पे। अच्छा ये है चिकन पाउडर। अच्छा ठीक है, चिकन पाउडर मैं 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। सही, चिकन पाउडर डाल दिया। सॉल्ट में थोड़ा हल्दी जायका डालती हूँ, हाँ। क्योंकि चाइनीज से थोड़ा कम ही डाला जाता है। ठीक है, मतलब वो हस्बैंड जायका मर्जी है, हर कोई जैसे आपको टेस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चिली सॉस भी है, चिली गार्लिक है तो उसमें भी नमक होता है, पाउडर में भी, चिकन पाउडर में भी नमक होता है। जी सही, तो इस वजह से ये काफ़ी वो ठीक है। अच्छा अब ये सॉस तैयार हो गई है जी, और अभी आप क्या करेंगे? मैं पैन ऑन करके एक तरफ सॉस पकाने रखूँगी। अच्छा। और एक तरफ फ्राई करूँगी चिकन को। ठीक है सही, तब आप शुरू करें साथ साथ बिल्कुल। कुकिंग। और क्या आप करने लगी हैं, अच्छा मैं बताएं जरा। ये डालडा ऑयल डालूंगी। अच्छा। इसमें फ्राई करूँगी। भाई डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। वैसे फ़ाइज़ा, क्या आप घर में भी यही डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो मीन्स के एक अरसा हो चुका है कि अच्छा। हम डालडा ही यूज़ करते हैं हमारे घर भाई में। डालडा, वही बात है कि हर घर में ही डालडा है। और जैसे कहते हैं ना कि ये आपका एक किचन पार्टनर है, एक रिलायबल किचन पार्टनर है। और डालडा 80 सालों से भी ज़्यादा माओं के भरोसे पर पूरा उतरा है, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यही वजह है कि हर घरों में अब भी ज़्यादातर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो अच्छा आप मुझे ये भी बताएं, मैं आपसे उस टाइम पूछना चाह रही थी कि जब आपके मियाँ साहब नाराज़ होते हैं आपसे, तो फिर फ़ाइज़ा इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, बेकिंग क्या, सेवरी क्या, तो फिर आप अपने मियाँ साहब को कैसे मनाती हैं, क्या बनाती हैं उस टाइम? उनके लिए मैं ख़ास बनाती हूँ अपना चिकन कस्तूरी, जो कि आपने भी खाया, जो मैंने आपको एक दफ़ा खिलाया था। हाँ। वो चीज़ उसके ऊपर डलता है वो करके मैंने उनके लिए बर्थडे के लिए, मतलब जब भी उनकी बर्थडे आती है तो कोई ना कोई नई एक रेसिपी जनरेट हो जाती है। आप ये भी करती जाएं साथ साथ, ये भी काम ऑयल करें। थोड़ा गर्म। अच्छा ऑयल का इंतज़ार करें। ठीक तो फिर मैं है, टेस्ट कर दूँ या नहीं? सही है ये, मतलब आप देख लें अगर थोड़ा आप- देख रही थी वो, हाँ। ये अपने सेट हो जाए। ठीक है। तो बस इसी तरह कुछ ना कुछ नया जनरेट होता अच्छा है। आप जो रेसिपी बनाती हैं, आप कहीं ना कुछ नया करती रहती जी। हैं, तो किस तरह से? जैसे एक होता है ना कि किचन कैबिनेट्स में स्पाइसेस पड़ी हैं, निकाली, डाला, बनाया तो एक नई चीज़ बन गई, यानी पहले आप उसको रेसिपी को लिखती हैं कहीं पे कि मैंने क्या करना है, क्या चीज़ पहले डालनी है, और फिर उस लिहाज से आप अपनी रेसिपी थोड़ा तैयार इस तरह भी होता है, कुछ ऐसा होता है कि अचानक से आपकी कोई चीज़ आपको पहले ही मिल गई, आपने डाल दी, बाद में उसका टेस्ट कुछ अच्छा आ रहा है। ओह अच्छा। तो जहन में आता है कि नहीं मैंने इसको रेसिपी चेंज कर दी अपनी खुद ही, मतलब कि मैं बना कुछ और रही होती हूँ और वो कहती है अच्छा ये चीज़ अभी नहीं, चलो मैं इसको बाद में डालती हूँ। जैसे हम लहसुन अदरक हमेशा पहले डाल देते हैं, आप लहसुन अदरक थोड़ा देर में डालें, उससे आपके डिश के फौरन जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल एक अलग ही फ्लेवर आता है। वैसे ये बात सही है फ़ाइज़ा, मेरा भी ऐसा ही हिसाब है थोड़ा बहुत ना, मतलब कुछ ना कुछ आगे पीछे मसालों के साथ मैं करती रहती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल है ना, जो एक फाइनल टेस्ट आता है। और जो आपने लहसुन वाली बात की, तो आप जो दाल वगैरह बनाते हैं घर में, जब दाल बिल्कुल बन जाए ना, समझें कि हम एक तड़का लगाने से पहले 5 मिनट पहले आप उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट उस टाइम डालें आप, और फिर उसमें आप 5 मिनट छोड़ दें उसको हल्की आंच पे, फिर आप तड़का लगाएं, उसका जायका देखिए चेंज आता है, बिल्कुल चेंज। जैसे वो हमें कहते हैं ना कि कमी सी महसूस हो रही है अक्सर, मेरा ये बड़ा एक मसला होता है फ्लेवर ना। थोड़ा सा आपको इनहेंस कर जाता है। बिल्कुल, मैं कहीं भी दाल खाऊं ना, मैं कहती हूँ कुछ कम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या कम। दाल ऐसी चीज़ है जो बहुत हर घर में बनती है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे करने से ऊपर उसका नीचे चेंज, बिल्कुल फ्लेवर वाकई चेंज में। हो जाता है। तड़के में अगर आपके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, फ्लेवर अलग हो जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपको ही है। कुकिंग स्टाइल उसका अगर अलग है कि क्या चीज़ पहले बाद में डल रही है, अच्छा से बहुत फर्क पड़ता है फ़ाइज़ा, जी है जी ना? बिल्कुल बहुत सारा। अच्छा आप यूं करें कि साथ साथ बताती भी जाए हमारी व्यूवर्स को कि आप क्या कर रही हैं। जो हमने एग और फ्लावर डाला था, अब मैं इसको सौते ये कर रही हूँ, हल्का सा फ्राई कर रहे हैं इसको, ठीक है। और फिर इसके मैं निकाल लूँगी। और कलर कितना अच्छा आया है इसका यहाँ पे। और सॉस भी आप रेडी करेंगे जी बस साथ अब में? मैं ये जो सॉस मैंने बनाई थी, ठीक है। ये मैं इसमें डालूँगी। अच्छा अभी बस आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट पकाएंगी या कुछ इसमें? जी इसमें मैं पहले थोड़ा सा डालूँगी अपना ये अदरक लहसुन ठीक है। सॉस में, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा यही डाला ऑयल थोड़ा सा डाल के ज़रा सा डाल कुकिंग ऑयल यहाँ पे इन्होंने ऐड कुकिंग ऑयल किया डल रहा है। और अभी आप डालेंगी इसमें लहसुन अदरक। लहसुन अदरक। अच्छा ये आपने ये लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें हैं ना जी इसमें? जी बिल्कुल, और ये मैंने फ्रेश ग्रेडेड किए हुए हैं।
फ्रेश किया, अच्छा ये फ्रेश इन्होंने चॉप किया है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है ना फायजा। जो हम घर में रखते हैं ग्राइंड करके रख लेते हैं उसका तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है ना, एक स्मेल सी आ जाती है वो। जी जी, तो आप जो फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसका बिल्कुल ही अलग अरोमा एक आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ठीक है। इसलिए हो गए। और ये सॉस, अच्छा सॉस के इंग्रेडिएंट्स भी ज़रा आप बता दें एक दफ़ा, फिर बताती जाएं, साथ साथ आप डालें भी इसमें। जी इसमें मैंने डाला है चिली गार्लिक सॉस 4 टेबल स्पून, और इसमें डाला है मैंने चिकन पाउडर था, चिकन पाउडर डाला था, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर नहीं, चिकन पाउडर डाला था, शहद डाला था, शहद और ब्राउन शुगर डाली थी, ब्राउन शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला आपने कहा था कि That's it. हस्बे जायका, बिल्कुल। ठीक है सही है। अच्छा ये हो गया। इसमें मैं डालूंगी प्याज, अच्छा प्याज भी डला है इसमें, बिल्कुल, और ये जाएगी हाँ अपना कैप्सिकम। सही, शिमला मिर्च भी डल गई, प्याज भी डल गया। अच्छा अभी आप इसको हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद फिर आप ये सॉस इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल ये हो जाएगा। फिर यहाँ से चिकन जब तक हो रहा है फिर हम इसमें ऐड करेंगे और हमारी झटपट रेसिपी तैयार। काफ़ी जल्दी बन गई है, बहुत सी है। बाकी में झटपट ही बनने वाली है और आसान भी बहुत है। चले फायजा आप इसको करें, अपनी रेसिपी आप बनाएं, कुकिंग करें, मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ और देखते हैं कि आपने क्या चीज़ बनाई और कैसे बनी है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ड्रैगन चिकन बन रही है हमारे किचन में और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और जो एक अरोमा और खुशबू इस टाइम मुझे आ रही है ना, और जो जायका मुझे फील हो रहा है, तो बस वही बात है कि अब अफ्तार में ही खाएंगे हम। लेकिन अब यहाँ पे टाइम हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन एंड यू आर वॉचिंग आन रमज़ान। नाज़रीन जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दीन इस्लाम में नमाज़ पढ़ने के भी हमें तौर तरीके समझाए गए हैं कि किस तरीके से नमाज़ अदा करनी चाहिए। लेकिन नमाज से पहले हम क्या करते हैं, वज़ू, और वज़ू का भी हमें प्रॉपर दीन इस्लाम में तरीका बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम सही तरह से वज़ू करते हैं तो इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं हमारी सेहत के लिए। जी हाँ नाज़रीन, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर हम जब वज़ू करते हैं सही तरह से तो इसके क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं बुलाऊंगी डॉक्टर वजाहत को। प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आप आ जाइए और ज्वाइन करें हमें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का लाख एहसान है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं माशाल्लाह। और रमज़ान को एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर वजाहत, बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आए हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर हम सही तरह से वज़ू करते हैं तो इसके भी एक साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इसकी वजाहत फरमाएं, ज़रा बताएं हमें। देखिए, अगर वज़ू को अगर हम कंसंट्रेट करें ना, देखें इसको कि ये क्यों बनाया गया है, तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि साइंसी तौर पे इस्लाम में जितनी भी बातें की गई हैं वो प्रोवन है। जी, ठीक, जी। जिस तरह हमने कुछ अर्से पहले नमाज की बात की थी, नमाज की एक्सरसाइज की बात की थी, तो आज मैंने सोचा कि वज़ू की बात करते हैं कि वज़ू से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नंबर 1 जो फ़ायदा है, जो बड़ा बुनियादी नज़र आने वाला है, वो ये कि हम 5 बार अपने हाथ पैरों को धोते हैं। बिल्कुल 5 दफ़ा धोते हैं, बिल्कुल 5 बार आप अगर आप अपने हाथों को, पैरों को और पूरे जिस्म के उन हिस्सों को जो नजर आने वाले हैं, एक्सपोज्ड हैं, इनको धोएंगे तो हमारे जो जरासीम हैं, जो जर्म्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होना या हमारे ऊपर जो एक हमला होता है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब हम अपना फेस धोते हैं, अब आपको पता है कि स्किन की बीमारियां कितनी ज़्यादा हो गई हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, किसी को एक्नी का मसला है, किसी को ब्लैक हेड्स हैं, ऐसे ही है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तरह तरह की क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, और जिससे और स्किन ख़राब होती है। अब वज़ू के मामले में ये रिसर्च है, ये नहीं कि एक जगह से मैंने देखा हो, ये 12 बार मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया। अच्छा। कि जो शख्स वज़ू करता है और 3 बार मुँह पे पानी मारता है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो 5 दफ़ा इस किस्म का अमल करता है, तो उसके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म होती हैं। बिलीव मी, यस, उसके चेहरे पे जो स्किन पे पानी जाता है उससे वो तरोताज़ा हो जाता है। अच्छा, एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो है कि ब्लैक स्पॉट्स से मरते हैं।
जो स्किन पे होते जो हैं? स्किन पे छोटे छोटे ब्लैक हेड्स नहीं हो जाते हो, ब्लैक जी, जी, स्पॉट्स, जी, जी, वो जी, जो जी। है अगर आप वजू बार बार करते हैं अच्छा। तो उससे वो नहीं होते, क्योंकि आपकी जो चेहरा है वो धुलता रहता वो है। बाबर से वॉश हो रहा है हाँ और जी। जितनी भी डर्ट है वो हटती जा रही है आपके बिल्कुल फेस से। बिल्कुल। तो ये चीज जो है, जो कि हम लोग इतना खर्चा करते हैं, तो वाकई वजू करने में। से आपका चेहरा साफ रहता है, धुला धुला रहता है, तो आपको फिर इतनी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, और वही वजह अक्सर जो आपने एक्नी का बोला, या जिस तरह कितनी लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि पिंपल्स वगैरह हमारे चेहरे बिल्कुल। पे, वो क्या क्या ट्रीटमेंट लेती हैं इसके लिए। और अच्छा, ये भी बड़ी खतरनाक बात है, अक्सर लड़कियां कहीं से सुनी सुनाई बात ना, और वो खुद ही अपने ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर Exactly, देती हैं। बहुत common है, इसका बहुत common। बहुत एक मैंने देखा है कि जो उनका बुरा हाल होता है ना चेहरे का, इससे अच्छा है कि अगर हम वुजू ही करें 5 वक्त, सही बात। और उसके इतने फायदे आपने बेहतरीन बताए हैं कि वो उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ना, जहाँ पे आप फेस वॉश कर रहे हैं उसके साथ साथ एक मजहबी एक फर्ज को भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, उसका जो एक सुभान अल्लाह, रुकन है, बिल्कुल। तो उससे अल्लाह ताला भी तो कुछ हेल्प करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बेशक। सिर्फ हर चीज साइंटिफिक हो। बेशक। वजू करने से, अब आप दूसरी चीज सुने आप, जब आप यूं करते हैं और मसा करते हैं, यूं करके आप कानों में ऐसे, उंगली डाल के हाँ, साफ करते हैं, बिल्कुल। और जब आप निकालते हैं, इससे सबसे पहला जो असर पड़ता है वो ये होता है कि जो आपका स्ट्रेस है, पिछली नमाज से लेके इस नमाज के बीच का जो स्ट्रेस लेवल है, अच्छा। जैसे गर्दन पे पानी जाता है वो रिलैक्स होने लगते हैं। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे वो जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो होते हैं जो आपको स्ट्रेस देने का बायस बनते हैं, वो मसल्स का जो खिंचाव है वो खत्म हो जाता है। मतलब जब हम ये इस जगह को गीला करते हैं, जनाब, वुजू जी, करते वक्त, मसा करते वक्त, यहाँ हाँ। तक हम हाथ फेरते हैं, तो बिल्कुल। उससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता उससे है। सबसे पहले जो काम है, उससे स्ट्रेस कम होता है। अच्छा। ठीक है, और उससे फिर आप रिफ्रेश हो जाते हैं। सही। और तीसरा ये कि जब आप यूं करने के बाद कानों में उंगली डालते हैं, अब कानों की जो वैक्स है, जिसको हम एक तरीके से मैल कहते हैं, नॉर्मल जी, वैक्स जी, है, जी, वो जी। जमा होता है, कान खराब होते हैं, बीमारियां होती हैं, खासतौर पर बच्चों में। बड़े तो अच्छा। चले अपना एहतियात कर लेते हैं, सही। बच्चे जो है वो कान खराब कर लेते हैं कुछ ना कुछ गंदगी से। वजू वो रुकन देता है जो आपके कानों को बाकायदा दिन में 4-5 दफा साफ करवाता करवाता है, है। तो जब आप बिल्कुल। बार बार कानों में उंगली डाल के इसको हल्का सा साफ रखते हैं, हाँ, तो हाँ। जो आपके एयर्स जो है वो साफ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। और आप सोचें कि ये आने वाली बीमारियों से आपको बचाने की बचा एक के वैक्सीन रखता सी है। बन रही होती है। वाह, बेहतरीन। जी। मतलब अगर हम वजह वही बताए, अगर हम देखें तो हमारे दीन इस्लाम में ही इतना खूबसूरत दीन है हमारा कि इसी में ही हर चीज़ का इलाज भी है। अगर हम इसको सही तरीके से अपनाएं और बिल्कुल। हम इसको अपने तौर तरीके में लेकर आए, तो मेरे ख्याल में हम बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे बिल्कुल। ख्याल में कोई सोच भी नहीं सकता। इवन मैं भी, जिस तरह आप मुझे वुजू का बता रहे हाँ, हैं, हाँ। इतनी गहराई तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा है कि आपके जरिए मुझे अब पता चल गई है कि इस तरह आपने एक स्ट्रेस की बात की। बिल्कुल। और आजकल मेरे ख्याल में स्ट्रेस काफ़ी आम हो गया, समटाइम मुझे भी फील होता है, लेकिन अब यह है कि अगर मुझे कभी होगा तो मैं फ़ौरन वुजू तो लाजमी करूंगी। और जी 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 बिल्कुल। नफल मैं पढ़ूंगी बल्कि 2 रकात। क्योंकि ये एग्जैक्ट मेरी फील्ड नहीं है, मैंने रिसर्च इस पे की है, अपने डॉक्टर साथियों से मैंने इसमें पूछा, तो उन्होंने कुछ बातें जो मुझे एक्स्ट्रा बताई ना, तो मैं खुद सरप्राइज था। अच्छा। अब जैसे कि मैं जंप लगा के डायरेक्ट आपकी बात को जोड़ूंगा कि जिसको नींद नहीं आती, जो रात को सही। परेशान होता है, करवटें बदलता रहता है, उसके लिए ये बात है कि अगर आप वजू कर लें तो आपको नींद बेहतर आने लगती है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो माशाल्लाह। बेहतर हो जाते हैं, आपकी माशाल्लाह। स्पिरिचुअल पावर जरा रूहानियत जरा बेहतर फील होती है। वाह। अगर आप नमाज पढ़ ले तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए। सुभान ठीक है, अल्लाह। लेकिन सिर्फ वजू करने से रात को नींद नहीं आ रही, तो वजू करे तो आपको नींद आ सकती है। सोचें अब कितनी बड़ी बरकत है इस मामले में। बहुत बड़ी बरकत है। मतलब हम तो वही वाली बात है ना, वजहत क्या बोलूं कि वुजू सिर्फ करते ही इसलिए हैं कि चले नमाज पढ़नी है हमें, हम इसलिए वुजू करें, लेकिन हमें वैसे भी हर वक्त बावुजू रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आपने रात की बात की, क्योंकि तो कहा भी जाता है कि रात को भी वुजू करके सो, अल्लाह का देखिए ना, जिक्र करके क्यों सो, जिक्र सोए? करते अल्लाह करते ताला सो ने जाओ ये कहा अल्लाह है कि का। मेरे लिए वजू करे, आप नहीं, वो हमारे लिए ही बोल रहा है। बस। कौन बेवकूफ है? हम हम नहीं समझते हम वजहत। समझते नहीं है। जब कोई साइंटिफिक किताबी बात करते हैं, कहते हैं ये डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, ये वाकई रिसर्च में। बहुत अच्छी है। हमारी रिसर्च जो हुई हुई है, तो वो मैं चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में इस चैनल के थ्रू कुछ तो ग्रूमिंग हो जाए भाई हमारी। ठीक, वाकई में। अब हम एक और बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। जब हम लोग वजू करते हुए हाथ में पानी डालते हैं जी, जी। 2-2 3-3 बार, जी। तो इससे पूरी सर्कुलेशन जो है हमारी ब्लड की वो बेहतर होती है। अच्छा। बिलीव करें कि ब्लड प्रेशर जो है उस आदमी को बहुत कम होने के चांसेस होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं और जो वजू करते हैं। अच्छा। वजू करने से हमारे जो वेसल्स हैं, जो जी, ब्लड जो नसें कह ले आप, वेसल्स जो होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो वाह, ब्लड प्रेशर जो है हमारा, जब चीज़ खुलेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बिल्कुल। ब्लड प्रेशर वजू करने से, खासतौर पर ये वाला जो रुकन है, जी, इससे जी। बेहतर होता है। और अब जब इसी माशाल्लाह। कंटिन्यूटी में पाँव धोते हैं, जी। पाँव धोने का भी एक तरीका इसमें बताया है कि पाँव की
उंगलियों के बीच में इस तरीके से साफ करें। जी। अब ये भला कहते हैं ना कि क्या ज़ात है उस अल्लाह की जिसने पहले ही सब कुछ बता दिया। बेशक, मेडिकल सुभान कहती है अल्लाह। कि जब आप इस तरह पैरों में सफाई करते हैं, यूं करते हैं, तो बेसिकली सिर्फ सफाई नहीं है, सफाई के साथ साथ हल्का सा रबिंग एंड मसाज है ये। सही, ठीक है? जो इस तरह से हम कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, rubbing और इसको massage किताबों में रबिंग एंड मसाज के नाम दिया गया है। अच्छा। जब आप ये करते हैं तो एक बात तो ये होती है आपकी सेंसेशन और ब्लड सप्लाई पैरों में आती है, ठीक है, वो हमेशा नरिश रहते हैं, ब्लड आ रहा होता है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती, जिसमें सनसनाहट की अच्छा, होता है ना, जी, जी, जी। पैर हाथ सुन हो रहे हैं, ऐसा ही होता सुइयां है। चुभ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल। आदमी अगर पैरों में जरा रगड़ के वजू में करे तो उनकी ये सेंसेशन जो है वो खराब नहीं होती, अच्छा। बल्कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की चांसेस कम होते हैं। पैरों में ताकत रहती है, उनको चोट लगने का एहसास होता है। अच्छा। साफ सुथरे पैर रहते हैं तो जाहिर सी बात है चोट लगने का भी चांसेस कम होते हैं। अभी 4-5 बहुत है, अगर हम वैसे तो पूरी किताबें भरी हुई हैं, वाकई लेकिन में। मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीजें अगर हमें पता हो। सही कह फिर रहे हैं। आखिरी बात मैं हमारा बोल खत्म होने से पहले जरूर, बताऊं जरूर। कि हर चीज का ना एक प्रोटोकॉल होता है। सही, याद रखें कि जब नमाज पढ़ें या वजू करें तो जल्दी में ना हो। हाँ, ये बहुत बस। अच्छी बात की वजह बिल्कुल। आपने। अगर आप जल्दी में हैं, एक टांग बेसन पे चढ़ाई हुई आपने और दूसरी वाकई गिरने में। वाले हो, यूं और पैर बस धो रहे फटाफट धड़ लगे हुए हैं, जनाब, खत्म करने तो का कर रहे हैं। आपको वजू की और नमाज की कोई भी फायदा नहीं मिल होगा, सकता। सिवाय नेकी आपको मिल जाएंगी, लेकिन साइंटिफिकली आपको इतने फायदे नहीं होंगे जितना आप इसकी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। वो क्या है? आराम से रिलैक्स असल। होके बैठे। वजू करने के लिए आप सुकून, कोई जल्दी नहीं है, दुनिया के सारे काम बकवासी करते बिल्कुल, रहते हैं, वो होते रहेंगे। मोबाइल देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सही कह रहे हैं, और बिल्कुल जहां सही। वजू आया वहां जल्दी शुरू कर दी। तो वाकई ऐसे आदमी में। को कभी भी वजू का जो सही मजा है ना वो नहीं मिलेगा। टाइम दे अपने आप को, सुकून में बैठे, फिर जो मैंने बातें बताई हैं वो अपने जहन में रखें। बिल्कुल ठीक, जब सही आप कह यूं रहे हैं। करें तो आपके जहन में हो कि मेरा स्ट्रेस भी कम हो रहा है। हाँ। जब आप हाथ ऊपर करें पानी से तो आपको लगे कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। फिर आप देखें विद इन अ मंथ ये वजू जो है ना आपके लिए ना बेहतरीन दवाई का बाइस बना। वाह वाह, बस देखिएगा। डॉक्टर वजाहत, आपने क्या खूबसूरत बात की है। और अगर इस चीज़ को ध्यान में रख लिया जाए जी। तो मेरा तो ख्याल है कि यही इलाज है हर बीमारी का, बिल्कुल जनाब, है ना? बिल्कुल, नमाज से बढ़ के और कोई इलाज नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं आ जाती हूँ अपनी प्यारी सी फायजा की तरफ। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत ये ड्रैगन चिकन बन चुका है और प्रेजेंटेशन भी आपने इतनी अच्छी की है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आपका फोकस प्रेजेंटेशन की तरफ भी रहता है, कि टेस्ट भी है आपके खानों में, लेकिन आप प्रेजेंटेशन को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। और क्या वजह है वैसे इसकी? इसलिए अगर आपको चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, टेम्पटिंग नहीं लगेगी तो आप खाएंगे कैसे? पहले तो अच्छा। आई कैचिंग होनी चाहिए ना चीज़। सही। तो मेरे तो फोकस इस वजह से खाने के जो प्रेजेंटेशन पे इसलिए होता है कि अगर आपको आई कैचिंग आपका होगा फूड तो लोग आएंगे कि हाँ अभी खा के देखते हैं कि कैसा बना है, तो फिर वो सही उस पे आते सही। हैं। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच थैंक यू कि आप यहाँ पर आई, आपने हमें टाइम दिया। आन देखिए ये होम शेफ्स विद आन, ये जो आन का किचन है ये आप लोग के लिए सजाया गया है और आप लोग जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है, अपनी रेसिपीज़ आप शेयर करते हैं यहाँ पे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। मेरी और मेरी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। आपका जो भी ड्रीम है, एम है, मालिक करीम आसानियाँ फरमाए और आपको कामयाबियाँ नसीब अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो Thank मच, you so बहुत much. शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा कि होम शेफ़ विद आन में आज जो फायजा आई थी उन्होंने अपनी रेसिपी शेयर की है और बहुत बेहतरीन ड्रैगन चिकन उन्होंने बनाई। आप भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। तो अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब बारी है झटपट किचन, झटपट रेसिपी की। मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीन पास्ता सैलड। रमज़ान में इफ्तार में सैलड भी अच्छा लगता है, उसके बाद भी हल्का फुल्का कुछ मंचिंग का दिल करता है तो उस टाइम भी आप सैलड खाएं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा चिकपी जो छोले बोलते हैं, चने बोलते हैं, वो इसमें ऐड होंगे और बहुत एनर्जेटिक सैलड है ये।
बच्चों के लिए ख़ास तौर पे और बड़ों के लिए भी, और बहुत ही जल्दी झटपट वाली, वही जिस तरह आपसे वादा है कि जो भी रेसिपी शेयर करेंगे झटपट करेंगे। वैसे आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आप किस तरह के सैलेड्स बनाते हैं, क्या क्या वेरिएशन करते हैं आप सैलेड्स में। मेरे साथ आप अपने आइडियाज़ शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि हर घर का एक अलग तरीका होता है। अच्छा मैं ये भी बता दूं मैंने क्या क्या डाला है। आप कहेंगे डालती जा रही है, अपनी बात करती जा रही है और हमें कुछ बता नहीं रही। अच्छा मैंने पहले इसमें डाला रेड किडनी बीन्स, जिसको हम लोग लाल लोबिया कहते हैं। फिर मैंने इसमें डाला चिकपी, चने जिसको बोलते हैं। इसके अलावा पास्ता, किसी भी शेप का हो आपकी मर्ज़ी है, वो बॉइल्ड पास्ता मैंने डाल दिया इसमें। और यहाँ पे ये है रेड बेल पेपर, जो लाल शिमला मिर्च होती है। अगर कोई बात नहीं, आपको नहीं मिल रही, आप नहीं डालना चाहते, आप नॉर्मली ग्रीन कैप्सिकम जो हरी शिमला मिर्च होती है आप वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा मेरे पास यहाँ पे रेड कलर की भी थी और येलो कलर की भी बेल पेपर थी, वो मैंने इसमें ऐड की है। उससे एक बड़ा ज़बरदस्त सा सैलेड का फ्लेवर आ जाता है। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आपके पास ना हो आप नॉर्मल शिमला मिर्च ऐड कर लें इसमें। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खीरा। अच्छा खीरा जो है, इसके जो बीज हैं वो ना ऐड कीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा और फिर आप इसमें खीरा ऐड कीजिएगा। प्याज, इसमें एक अदद प्याज डाल दें। अच्छा प्याज का असल में ये भी शिकायत आती है कि ज़ाहिर बात है एक तुषपन बोलते हैं इसका, एक जो तेज़ी बोलते हैं, तो कभी कभार जब हम वो सैलड में या किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, ख़ासकर जब हम नॉर्मली सलाद बनाते हैं, तो बड़ा इसका एक शार्प सा फ्लेवर होता है। तो इस तरह प्याज काट के उसको आप पानी में डिप करें और थोड़ा सा नमक आप स्प्रिंकल कर दें। थोड़ी देर के लिए आप छोड़ें फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद बस आप उसको स्ट्रेन करें और वॉश कर लें अच्छी तरह से, और फिर आप उसको सैलड में यूज़ करें। तो वो जो एक तेज़ी होती है इसमें, शार्पनेस, वो इसकी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो खाने में भी अच्छा लगता है, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। यहाँ पे है ये हरा धनिया, ये मैं इसमें ये देखें इस तरह से थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, ये टॉपिंग के लिए मैं बाद में ऐड करूँगी। बहुत ही देखें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में मौजूद होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। ये है नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नमक आप जायके के मुताबिक इसमें शामिल करें, मैंने नमक शामिल कर दिया है। ये है दक्कनी मिर्च, वाइट पेपर पाउडर, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है, मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। एक माइल्ड सा और ब्लैक पेपर से एक हट के फ्लेवर होता है। दोनों को ऐड करें तो एक अलग, कहते हैं ना कि एक नया थर्ड फ्लेवर बन जाता है और उसका भी बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। यहाँ पे ये काली मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये है ऑरिगेनो लीव्स, ड्राइड ऑरिगेनो लीव्स, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यूजुअली तो हम इसको कुकिंग में ऐड कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम इटालियन फूड बनाते हैं उसमें बहुत हमारा इस्तेमाल होता है। इवन अरबिक फूड में भी इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं और इसका बड़ा अच्छा सा अरोमा, एक फ्लेवर होता है इसका। लेकिन इस तरह भी आप इस्तेमाल करके देखें इसको, तो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं इसको ये इस तरह से मिक्स कर दूंगी। अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं जो मैंने इसमें शामिल करनी है, पहले इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। ये देखें, और कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं इसके, रिफ़्रेशिंग और बेहतरीन के, दिल करे खाने का। अच्छा सलाद का थोड़ा ये होता है ना कि अक्सर अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ज़रा भागती हूँ ये सलाद वगैरह इन चीज़ों से। मैं कहती हूँ मुझे नॉर्मल खाना, जिस तरह दाल चावल मैं खा रही हूँ तो मैं कहती हूँ फिर दाल चावल ही हो बस, मतलब साथ में कुछ और ना हो, कोई सलाद वगैरह ना हो, क्योंकि दाल चावल का अपना ही मज़ा है। और कोई भी सालन हो गया तो मैं इस तरह सलाद नहीं लेती, लेकिन इस तरह की चीज़ हो तो प्रॉपर आई थिंक मील भी है, आप इसको खाएं तो और फिर हाथ ना रुके, ऐसा सैलेड हो तो फिर क्या बात है। यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। और एक चीज़ रह गई है, वो है ये मेयोनीज़, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसे अब कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स।
ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया। यूजली जब आप लोग बाहर जाते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि कितने कितने रंग के सैलड्स पड़े हुए होते हैं वहाँ पे और कितने अच्छे लगते हैं। हर तरह के सैलड्स होते हैं और हम अक्सर ऐसा होता है कि जो अपनी प्लेट होती है वो हम फुल भर लेते हैं और हम कहते हैं कि घर में क्यों नहीं ऐसा जायका आता। हम कभी कोशिश करते भी हैं बनाने की, तो बस छोटे छोटे यही ट्रिक्स होती हैं। जिस तरह मैंने प्याज की आपको ट्रिक बता दी और अब देखें जैसे ऑर्गेनो इसमें ऐड किया है, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स इसमें ऐड कर लिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छा आता है। वाइट पेपर पाउडर इसमें ऐड किया है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें इस तरह से। और अब इसको करेंगे प्रेजेंट। अच्छा, चाहें तो बेशक ऐसे ही पेश कर दें या जिस तरह आप पेश करना चाहें इसको, ये आपके ऊपर है। मैंने सोचा थोड़ा ज़रा आज अलग तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करती हूँ। फिर चीज़ हो तो ऐसी कि फिर प्रेजेंट भी आप करें तो इस तरह से कि लोग कहें कि भाई सैलेड खाना है। वैसे कितनी मज़े की बात है अगर लोग बोलें कि भाई ये तो सैलेड इतना कोई टेम्पटिंग लग रहा है, इतना मज़े का लग रहा है कि सबसे पहले यही खाओ और बस फिर सैलेड ऐसा हो कि आपका हाथ ही ना रुके, खाते जाएं आप। ये देखें इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसे ये मैंने इसमें इसको सर्व किया। अच्छा, कोरिएंडर मैंने थोड़ा सा बचा दिया था। ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर, बाकी मैं इसमें डाल देती हूँ, ज़ाया कुछ भी नहीं करना। इसमें मैंने एक चीज़ बस रह गई है, वो है ये। अच्छा, कुछ लोग इसको ट्यूल बोलते हैं, कुछ ट्यूलिप बोलते हैं। इट्स अप टू यू, आप जो भी बोलें। और इस तरह से इसको यहाँ पे बहुत नाजुक होता है, ज़रा आराम से इसको रखेंगे, धीरे से प्यार से रखेंगे कि कहीं टूट ना जाए। ये देखें सिंपल और कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत सिंपल है ट्यूल बनाना। और इसकी ज़रा सा जो हमने गार्निश कर दी है इसको, सैलेड को, तो कितना ये खूबसूरत लग रहा है। दूर से कोई देखे तो कहे पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, क्या रखा हुआ है तो सैलेड, लेकिन फिर सैलेड भी हो तो मज़े का हो। तो ये आज बीन पास्ता सैलेड की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है झटपट में, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है सुन के और खुशी होती है जब आप अपना फीडबैक देते हैं। तो अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और अभी वही आपका और हमारा सबका फेवरेट सेगमेंट, आप थोड़ा बताएं वजहात कि आज क्या होने वाला है और कौन आ रहा है हमारे सेट पे। आज का मैं आपको क्या बताऊं, समझ नहीं आ रहा। जब मुझे पता चला कि ये आ रहे हैं तो मैं इंट्रोडक्शन बनाने बैठ गया। अब जब मैंने 2-4 लाइनें लिखी, मैंने कहा ये लाइनें तो बड़ी छोटी पड़ रही हैं यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। ये तो बड़ी यूजुअल सी लाइंस हैं, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है और जिस तरीके से काम किया वाकई में माशाल्लाह से, लोहा मनवाना वाली जो बात होती है ना, इस तरीके से उन्होंने अपने अदाकारी का लोहा मनवाया। और सीनियर्स जूनियर की तो बात अलग है, कोलीग्स भी उनसे सीखते रहे हैं। तो मैंने एक काम करते हैं, ये इंट्रोडक्शन के चक्कर को आज छोड़ते हैं, वाकई में, क्योंकि आज मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि वो ऐसी एक पर्सनैलिटी है हमारे शोबिस की कि मैं क्या तारीफ करूं। बल्कि मैंने वजाहत से पूछा, मैंने कहा वजाहत कुछ बता देना मुझे, क्या बोलूं मैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने कहा कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बोल देंगे। मैंने सोचा क्या फ़ायदा अल्फाजों में जाने में, फंसने में, डायरेक्ट बुला लेते हैं हमारे बहुत अच्छे एक्टर शुभ अलवी भाई को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। यहाँ सेंटर में? जी जी।
हाँ जी, आपने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी उसकी जरूरत एक्चुअली नहीं थी। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, और क्या। बेशक, लेकिन जो भाई इतना जबरदस्त काम किया हुआ है ना आपने, मैं सोच रहा था कुछ अच्छा तारीफ करूँ, लेकिन तारीफ ही क्या, बंदा बड़ा यूजुअल सा लगता है। फिर मैंने कहा नहीं, आपको बुला के पूछेंगे आपसे, फिर पता चलेगा लोगों को कि जनाब हमारे जो आज के स्टार है, द रियल स्टार है। बाकी में सबसे पहले तो आपको रमजान बहुत मुबारक हो। आपको भी। और आप यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया। वाकई में मतलब एक अच्छा लग रहा है, इतने सीनियर माशाल्लाह, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, और आपके साथ बैठ के। नहीं, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बुलाने का शुक्रिया। और आपका जो चैनल है आन, अल्लाह उसकी आन सलामत रखे, क्योंकि उसकी आन की वजह से बहुत सारों की आन बची रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आन को मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो, और हमारे देखने वालों को सबको रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, आप ये बताएं आजकल रमजान में क्या सूरत हाल है, रोजे कैसे चल रहे हैं आपके? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अल्लाह पाक करते रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर फ़र्क आया कि जब बचपन में हम कभी रोज़े रखा करते थे, और ये हर किसी के साथ होता है, वेरी करता है। अच्छा, तो उन रमज़ानों की जो याद होती है ना, सही बात, वो सबसे मज़े के रमज़ान थे। बिल्कुल। अब माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहा, अब रमज़ान माँ बाप के बगैर बहुत अधूरा सा लगता सही है। बात। लेकिन बहरहाल बाबरकत महीना है, तो इसकी बरकतें अपनी जगह, इसका मज़ा अपनी जगह, वो बरकरार है। बिल्कुल। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हर रमजान में हमें बचपन का रमजान याद जरूर आता है। कोई ना कोई वो पिक्चर मेमोरी होती है। आपकी है कोई ऐसी पिक्चर मेमोरी, कोई शिकायतें पड़ोसियों की, कोई शरारतें, किसी का इस तरह बल्ब तोड़ के भागे हो रोज़े में, दरवाजे बजा के भागे हो, किसी का शहरी में दरवाजा बजा के भागे हो। अच्छा, शरारती तो मैं खैर बहुत था, लेकिन वो वाली शरारतें कभी नहीं रही जिससे किसी का कोई नुकसान हो। अच्छा। नुकसान नहीं पहुंचाता था, वैसे शरारती था, मजाक, ज़बानी कलामी बहुत मजाक करता था। अच्छा। और कुछ फिजिकल मजाक भी होते थे दोस्तों के साथ, लेकिन वो लिमिटेड, एक हद तक के नुकसान ना पहुंचे किसी को। वो तरबियत की वजह से था। बचपन से जो अम्मा अब्बा ने हमारी गुट्ठी में डाला था ना, उसने लाइफ में पूरी जिंदगी हमें करवट नहीं लेने दी। क्या बात है जनाब, क्या बात। तो वो कुछ उस तरह से रहा। तो सख्ती थी अम्मा अब्बा की शुरू से, या ट्रेनिंग थी? आप किस मिजाज के थे? आप सख्ती को एक्सेप्ट करते थे या ट्रेनिंग को ही समझ जाते थे? क्या था? देखिए, मैं सख्ती को, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान नहीं कर सकता सख्ती के, तो मैं शदीद खिलाफ हूँ। लेकिन हाँ, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे। अच्छा। और जान निकलती थी। अच्छा। लेकिन एक तरफ सख्त थे, और दूसरी तरफ मामला ये था कि दोस्ती भी सबसे ज्यादा अब्बा से थी। माशाल्लाह। यानी जिंदगी में जब पहली बार, वैसे तो आप कोई भी काम करते हैं तो माँ बाप से कोशिश करते हैं बाहर का काम है तो शेयर ना करें। मैंने जब जिंदगी में पहली लड़की पसंद की थी, तो वो भी शेयर अपने बाप से की थी। जिनसे डर भी लगता था। इस तरह की दोस्ती भी थी, ये तो इस तरह की तरबियत भी थी। तो फिर आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? He was smiling even. He said, अम्मी से उन्होंने कहा कि हाँ भाई सुन, अम्मी को प्यार से वो बूटी कहते थे। अच्छा। कहने लगे हाँ भाई सुनना जरा, बूटी हमारे बेटे जो है वो बड़े हो गए, तो जरा देखो तो सही जाके कौन सी लड़की पसंद आई। He was like that, yes. अच्छा। उन्हें पता चला होगा हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, लड़कियां पसंद कर रहा है। तो शादी के लिए पसंद की थी या ऐसे चलते चलते आपने कहा था? देखिए, वैसे तो बहुत उनसियत जिसे आप कहते हैं वो बहुत सारियों से हो जाती है, बहुत सारे दोस्तों से हो जाती है, बहुत सारी लड़कियों से भी हो जाती है। लेकिन जिस उम्र में इनको पसंद किया था, तो वो उम्र वो थी जहाँ उनसियत शुरू हुई होती है, मिजाज में आती है। बिल्कुल सही। तो वहां से पसंद किया था। आज वही मेरे 3 बच्चों की अम्मा है। या अल्लाह, इतनी मुस्तकिल मिजाज की। मेरे सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया। अच्छा, ये तो बताएं, जब आपने लव मैरिज है आपकी, तो कैसे प्रपोज किया था आपने भाभी जी को? मैंने, एज बहुत छोटी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना कॉन्फिडेंस। वही कहा ना, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो इनको प्रपोज करने से पहले मैंने पसंद कर लिया था, देख लिया था। सही। इनकी वालदा से जाके मैंने कह दिया था। अच्छा। हालांकि हम छोटे थे, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, तो उन्हीं से कह दिया था। वाह। खुद से बात की थी? ये तो वो बहुत हंसी, बल्कि अजीब सी नजरों से देखा। उन्होंने कहा जाओ बेटा अपने अम्मा बाप को भेजना जाके। उनको लग रहा था ऐसे बच्चों का सा कुछ है मिजाज। तो बहुत छोटी उम्र से ही दोस्ती भी रही, और फिर उन्हीं के साथ जिंदगी में चलते रहे, और आज तक चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। ये तो बहुत ही वैसे खूबसूरत बात है कि दोस्त ही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। तो वो आपको इतना जानती होंगी, तो ये तो नहीं मुश्किल होती है आपको? ना, बल्कि जानने से फायदा ही होता है। मुझे लगता है कि जब आपको जानते होते हैं ना लाइफ पार्टनर आपस में एक दूसरे को, और इवन छोटी उम्र से जानते होते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होती। वो आपके हर आदत से, आपकी बातें छुपाने से, आपकी बातें बताने से, आपके हर अंदाज से वाकिफ होते हैं। सही बात। तो मुझे लगता है कि उतनी मुश्किल नहीं पेश आती जो बड़ी उम्र में जाके आप शादी करें। अब वो जो लड़की आई है वो सोचे कि पता नहीं बात छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है।
क्या पता ये बात सही बता रहा है नहीं या बता नहीं रहा बता है। रहा, सही बात है। मुझे लगता है अगर बचपन की दोस्ती है तो वो लोग जल्दी एक दूसरे को जज कर लेते हैं। ये बात तो सही है। आई थिंक उनको ये भी पता चल जाता होगा ना कितना लीथल हो सकता है, ये कितना लीथल है। सही। छोटा झूठ बोल रहा है लेकिन नीयत का अच्छा है, नीयत दिल का का अच्छा साफ है, है। बिकॉज वो पहले से जानते हैं। कहीं कहीं पे ये ऐसे चीज ही है। फायदेमंद भी है, कहीं कहीं पे नुकसानदेह भी वो है। भी बताए ना जरा। वो सब जानते होते मुझे हैं, लगता है उनको कुछ पता है। याद, कुछ छुपा मुझे नहीं लगता सकते है कुछ होंगे याद आया है, को अभी याद आया है। नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसानदेह भी इस सेंस में होता है क्योंकि वो सभी कुछ जानते होते हैं। ये भी तो मसला है। एक्सप्रेशन पकड़ा जाता है। कभी आप कभी सोचे भी ना लाइफ में हैंकी पैकी करना, तो वो कर नहीं सकते आप। तो कभी कोई यूनिवर्सल झूठ था आपका जो आप हमेशा बोलते हो और हमेशा ही पकड़े जाते हो उस झूठ में? मैं कभी झूठ अव्वल तो बहुत कम बोला है लाइफ में, लेकिन जब बोला है तो किसी का बाप में भी हिम्मत नहीं है ओए जो होए। पकड़ सको। मतलब भाभी भी नहीं कहीं पकड़ सकी कोई कोई नहीं इस पकड़, तरह मेरा अब्बा नहीं पकड़। भाभी देख ले, कई झूठ बोले, कहते पकड़ा दी उन्होंने। तो ये शो के बाद पूछेंगे आपसे जी। खैर है, कोई बात। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह भाभी आपके लिए क्या क्या बनाती हैं? आजकल रमज़ान है तो फिर अफ्तार दस्तरखान में क्या होता है? सहरी में आपकी क्या सहरी होती है? अच्छा, सहरी हमारी शाज़ो नादिर होती है, बहुत कम होती है क्योंकि टाइमिंग ऐसे होते हैं, तो हम सहरी पे सिर्फ ज़्यादातर पानी पीते हैं और सहरी कर लेते हैं। अच्छा। और इफ्तार भी हमारे यहाँ बहुत सादी होती है। हमारे यहाँ चने की दाल होती है जो बॉईल हुई भी होती है, अच्छा। पकौड़े और इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, मैं नहीं खाता शौक से। कुछ फ्रूट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। चाय बहुत ज़रूरी है इफ्तार के वो बाद, तो है, तो ये सही। चीज़ें होती हैं। तो अफ्तारी के बाद से सहरी तक कितनी चाय पीते हैं आप? 2, 3, 4? नहीं, मैं 1 कप बस इफ्तार के बाद, अच्छा, और अच्छा। एक आध और अगर बीच में दिल कहीं चाहा बीच तो। में। अच्छा, वाह जी वाह, ये वाह तो मतलब हेल्थ कॉन्शियस हैं या लाइफस्टाइल ये इसी तरह सिंपल चलाया है हमेशा ऐसे ही? बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, हाँ। और बल्कि हर चीज़ खाइए, हर चीज़ खाने का शौक है, बहुत फूडी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मिजाज माशाल्लाह। लाहौरी मिजाज है खाने के मामले में मेरा। पंजाबियों को लाहौर के लिए आपने सुना ही होगा जी, कि जी, लाहौरियों जी, का जी। मिजाज खाने के मामले में, जी जी। यानी सुबह नाश्ता करता हूँ तो सोचता हूँ दोपहर में क्या खाना है, और दोपहर के खाने पे बैठता हूँ तो सोचता हूँ रात को क्या खाना है। तो ये मिजाज है, फूडी बहुत है। फूडी मिजाज तो कभी ऐसा हुआ किचन में खुद गए हो, कुछ दिल कर रहा हो खाने का और खुद ही कुकिंग शुरू कर दिया, सबके लिए, भाभी के लिए भी, बच्चों के लिए भी? बिल्कुल हुआ ऐसा, और आज से नहीं हुआ। मेरी एक ही बहन थी, हम 3 बहन भाई हैं। सही। सबसे बड़े भाई हैं, फिर बहन है, फिर मैं हूँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। बहन की शादी हो गई जल्दी एज में, तो हमारे घर में अच्छा। खातून सिर्फ मेरी अम्मी रह गई। रह गई, सही बात। अच्छा। तो छोटी उम्र से अम्मी के साथ रोटियां भी पका रहा हूँ, अम्मी के माशाल्लाह। साथ खाने भी बनाता था, अम्मी के साथ बर्तन भी धोता था, सफाइयां भी कराता था। मैं बेटी भी बन गया अपनी माँ। ओए होए होए, क्या वो बात। बचपन से आदत थी, तो अभी भी यही हाल है। बेगम के साथ भी यही सारे काम दोहरा देता हूँ जब कभी वक्त होता है। कमी होता है लेकिन कर लेता हूँ। तो खाने भी बना लेता हूँ, आपको पता है मैं कोफ्ते भी बना लेता क्या बात है ओहो। जनाब। मुश्किल तरीन। बहुत सबसे मुश्किल चीज। उसका हूँ। मैं शेप पाए भी बना लेता हूँ, वाह और मैं वाह। कढ़ाइयाँ भी बना लेता हूँ कई किस्म की। वजाहत सुन रहे हैं? मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया यार। तो हमें लगता है कि जनाब जो हीरो लगने वाला चॉकलेटी हीरो हमारा है, मतलब उससे शायद यूं ये- करके बैठे रहते हाँ, होगा किचन घर में के शायद अंदर। जाते ही नहीं होंगे, ऐसा अब लगता इमेजिन है। करें नाजरीन, हमारे शहीद भाई जो हैं वो किचन में कोफ्ते बना रहे हैं और पाए क्या फैन लाइन कढ़ाई। बनेगी इनकी। आप वीडियो डालें ना कभी। मतलब वो चैनल सोचा कभी बनाएंगे तब डाल देंगे, अभी तक तो ऐसा नहीं, मेरा ख्याल साहब कोफ्ते या पाए बनाने वाली एक वीडियो जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि शो पे मसला ये कि हमारे जो नए लोग हैं, मॉडल्स, एक्टर्स या डॉक्टर जो भी है, वो अपने आप को जब फील्ड से मुंसलिक कर लेते ना तो घर से दूर कर लेते। उन्हें लगता है घर का कोई भी काम हमारे लिए है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप जब ये चीज़ दिखाएंगे, देखें कामयाब तरीन आर्टिस्ट है, घर के ये काम भी कर रहा है, माँ के साथ किया, फिर बीवी के साथ अच्छा, किया। अगर स्पेसिफिकली आप हमारी फील्ड से रिलेटेड लोगों की हाँ बात कर जी। रहे हैं, तो मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा जिसने अपने आप को फैमिली से अलग किया हो। सही बात। मतलब आप नाम लेना शुरू करें, सारे के सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस फील्ड में भरपूर काम किया है, प्रोफेशनल लाइफ भरपूर गुजारी है, सही। मगर अपनी फैमिली को भी वक्त दिया है। वंडरफुल। सिवाय चंद एक के हो सकता है ना दे पाए हो, लेकिन ये काम ऐसा है, यू नो दैट, बिल्कुल कि इसमें रहते हुए किसी और चीज के लिए काम निकालना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। फैमिली में कजन्स की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके क्या नाम है मुझे नहीं पता। कौन कौन से बच्चे की शादी हो रही है तो पूछ रहा हूँ, अच्छा ये किसका बच्चा था जिसकी शादी हो रही है, फला का। अच्छा, ओहो, इतना टाइम नहीं था कि ये कर सका हूं। सही बात। लेकिन हाँ, जो इमीडिएट फैमिली है उसके लिए टाइम होता है, इतना आप दे पाते हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे नाम से याद आया कि आप नाम भूल जाते हैं, आप याद रखने में आपको याद नहीं रहते। आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है, और मैंने जानी, चंदा, जान। बेटा, बस। ये कहना ही इसलिए शुरू किया था कि सबके यार यही नाम रखे, इस छोड़ो। मसले से ये सही है, नाम भी ऐसे अच्छे चूज किए हुए, बंदा
वैसे खुश हो जाए। है ना, अब किसी का जानी, नाम याद है तो चंदा। जानी क्या हाल है, बोलेगा है मुझे जानी क्या नाम। अब वो अगला बोले पता नहीं क्यों मुझे जानी कह रहे, नाम भी नहीं आता इसलिए जानी। नहीं, कुछ लड़कियां बुरा मान गई। एक हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है, मैं डायरेक्ट कर रहा था प्ले, मेरे साथ ही काम कर रही थी। अच्छा तो उसको मैंने कह दिया, जो आदतन मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा। तो मैंने कहा कि चंदा जरा ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। कहती है प्लीज आप मुझे चंदा ना। ओए होए होए होए। मैंने कहा अच्छा तुम बताओ मैं क्या कहूँ। कहले मेरा नाम ले। मैंने कहा यही नहीं हो सकता, इसके अलावा तुम मुझे जो कहोगे मैं तुम्हें पुकार लूंगा। चुड़ैल कहोगी चुड़ैल कह दूंगा, लेकिन नाम नहीं याद रख सकता। अच्छा, अभी भी यही है, आपको नाम नहीं याद। फैमिली में भी आप ऐसे ही बोलते हैं, ये चंदा, जानी नहीं, और जैसे जान। जो फ्रीक्वेंटली मिलने जुलने वाले हैं उनके जी, नाम जी। मुझे याद हो जाते सही। हैं। जिनके साथ मेरा करीबी ताल्लुक है, जो जरा ज्यादा मिलते हैं, दिल के करीब है, उनके नाम याद भी हो जाते हैं। लेकिन जो एक दफा मिले फिर कुछ 6 महीने बाद मिलना या साल सही। बाद सही मिले तो बात। मुझे नाम नहीं याद होता। सही बात बिल्कुल है। सही। अल्लाह से दुआ है कि शहूद भाई हमारा किसी नाम लेके पुकारे तो हमें पता चल जाएगा हम इनके हम मान करीब जाएंगे आ कि गए हैं। हम वाकई अगर ये कहते हैं में- वजाहत क्या हाल है, हमारा क्या हाल है, तो समझ लो ग्रीन लिस्ट में आ गए हम। आपका यूं याद हो जाएगा क्योंकि मेरा कजन का नाम भी वजाहत है। अरे शुक्र, वो वजाहत रहमान है, बिल्कुल। तो आप भी वजाहत हैं, तो आपका बस नाम जनाब मैच मिल गई मुझे, तो अब आप अपनी फिक्र करें। वरना वजाहत नहीं याद रहा तो डॉक्टर साहब तो याद अरे रहेगा। ये डॉक्टर साहब भी ये जानी चंदा की एक फॉर्म है, वैसे मैं बता रहा है हूँ। ना, ऐसे ही लग नाम रहा है भूल डॉक्टर जाएगी, साहब। डॉक्टर करके टला देंगे मुझे। डॉक्टर बोल देंगे, वो कहाँ से भूल सकते हैं डॉक्टर। चलो मुझे शेफ बोल दीजिएगा, शेफ भी नहीं भूल सकते। सही बात है। अच्छा, कभी अपनी बेगम का नाम भूले शुरू में? वो नहीं, वो कैसे भूल सकते हैं जनाब। अच्छा शहूद भाई, रिश्ता कैसे भेजा था, क्या हुआ था, बड़ा वाकया है। कुछ नहीं, जब ये हुआ था मैंने अब्बू को आके बता दिया था। वाले साहब ने अम्मी से कहा कि भाई जाके देखो कौन है वो। अच्छा। तो वेरी नेक्स्ट डे अम्मी ने कहा चल लेके जरा मुझे दिखाओ कौन लड़की है। तो मैं ले गया उनके घर में। अच्छा। तो उनकी वालदा जॉब करती थी, वाले साहब का इंतकाल हो गया था। तो अम्मी को ले गया, अम्मी ने जाके मिली तो वो सरप्राइज ही रही। उनको एहसास नहीं था कि मैं उनको ये कह चुका हूँ, अब मैं माँ को ले भी आऊँगा। अच्छा। तो बस वो अम्मी गई हैं और अम्मी ने जाके कह दिया आपकी ये वाली बेटी जो है ना, ये अमानत है मेरी आपके पास। सही। तो उन्होंने कहा क्या आप अभी तो ये बहुत छोटे हैं, आपका बच्चा क्या करता है? तो कहने कि अभी तो कुछ नहीं करता, पढ़ रहा है। अच्छा। लेकिन ये जैसा है मैं जानती हूँ एक ना एक दिन ये कुछ ना कुछ कर लेगा। वाह, ये तो ये भरोसा। बस अमानत है आपके पास में। क्या बात इस है तरह जनाब, रिश्ता इतना था। यकीन था। अम्मी को था। लेकिन आप वैसे तो आज भी आप देखें कलर्ड आइज है, हैंडसम टॉल मैन है। उस जमाने में तो उनकी सास सब देखते ही समझ गए हाय दामाद तो है यही ना? होना चाहिए हमारा। वाकई ये फील भी में। तो आई होगी ना। नहीं, कुछ लोगों का क्राइटेरिया शायद ये ना हो कि आंखें रंगीन है तो कुछ लोगों का कुछ होता है, कुछ की कुछ ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे नहीं पता उनका क्या था, क्या राय थी, कभी खुला नहीं ये बात उनके और मेरे बीच में। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि जब मेरी इनसे शादी हो गई थी तो मेरी सास मुझसे खुश बहुत थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो अच्छा, बहुत अच्छी जिस तरह आपने बताया कि आपके वालिद साहब सख्त भी थे, लेकिन आप एज अ दोस्ताना ताल्लुक भी बहुत बिल्कुल, था। बिल्कुल। आप किस तरह के वालिद हैं? आप Same बच्चे है, उनके same। साथ? अच्छा। मेरे बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि जब आपसे डर भी लगता है, अरे अच्छा। लेकिन हर बात बच्चे अपनी माँ से पहले मुझसे शेयर करते हैं। हालांकि बेटियां हैं, कहते हैं बेटियां जरा सा क्योंकि माशाल्लाह। जो गर्ल्स स्टॉक होती है वो माँ जी, से ज्यादा कर लेती हैं। जी जी। लेकिन मेरी बेटियां मेरे साथ बहुत अटैच है। माशाल्लाह, आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां। और एक उनमें से गालिबन एक्टिंग की तरफ भी आई हैं। तीनों ने की है बचपन तीनों ने में, की। तीनों ने की है। अच्छा, लेकिन वो माशाल्लाह। की है मेरे ही साथ। मैं ही जब को प्ले करता था तो अच्छा, कर लिया अच्छा। करती थी। कभी किसी बच्चे को चाहिए तो वो कंफर्टेबल बच्चा, हम बाहर से बच्चा मंगाते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होता, सही सेट पे बात। चीखना सही। चिल्लाना रोना हम सब फेस करते थे। तो मैं चलो मेरी बेटी से करा लेते हैं, तो हम करा लिया करते थे। लेकिन शौक तीनों में से किसी को नहीं मैंने देखा। अच्छा। जैसे जितना मुझे क्रेज था, मैं करना ही यही काम चाहता था। तो बेटियों को मैंने देखा, बेटियों में तीनों में से किसी को शौक नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह। वो देख देख के ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर ऐसे- में इतना बड़ा टॉप एक्टर बैठा हुआ है, उन्हें क्या फिर इन चीजों का। वाकई में। और सही जिस तरह बात आपने भी कभी नहीं कहा, आपने ये बोला कि जो दिल करते है वही बनो, वही करो। जो करना है। सही। हमारे घर में पाबंदी नहीं थी खवातीन पे बिलखुसूस, बल्कि हमारे वालिद साहब, एक ही बहन जैसे मैंने बताया, तो मेरे जी, जी। वालिद साहब इंतहा से ज़्यादा चाहत हमने अपने घर में बेटियों को देखी मिलते हुए। माशाल्लाह। फिर 2 बेटे थे, बड़ा भाई और मैं, तो हमें कम बाजी को हमारी ज़्यादा अच्छा। प्रिविलेज मिलती थी, ज़्यादा आसानियाँ थी। तो उससे एहसास होता था बचपन से ही देख देख के कि नहीं, औरत का मकाम जो है वो ज़रा सा हमारी सोचों से आगे का है। सही। सही। तो जब वो अपनी लाइफ में औरतें आनी शुरू हुई, बीवी आई, बेटियां आई, तो फिर उनके साथ वही रवैया रिपीट हुआ जो हमने होते हुए देखा था। बहुत अपने अच्छे। बाप से। तो गलत चीज़ों पे सख्त भी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बीवी भी मेरी इस बात से कहीं ना कहीं सोचती होगी कि मैं ये ना करूं,
इससे मेरा शौहर नाराज हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन आज़ादी भी पूरी है। ऐसा नहीं है कि वो अपने फैसले नहीं ले सकती, सही कर बात। सकती हैं जो उनका दिल चाहे। बस ये तो मतलब दिल के साफ चीज़ है ना, मुंह पे अगर कोई बात है तो डांट भी देते हैं या जी। समझा भी देते हैं, बिल्कुल इससे प्यार ऐसा में कोई फर्क पड़ता भी नहीं। आई थिंक मुझे लगता है इससे प्यार बढ़ता है एक दूसरे देखिए के बड़े साथ। ना बड़े मुझे नहीं पता, वक्ती तौर पे तो बुरा लगता है, किसी का भी डांटना किसी को अच्छा लग नहीं सकता। हाँ, ये बिल्कुल। बात तो है। फिर ये कि जब आप औरत की बात करूंगा, बीवी या बेटी की नहीं करूंगा, औरत की करूंगा, जब आप किसी औरत को डांटते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपकी वेवलेंथ में और उसकी वेवलेंथ में एक फर्क है जिसकी वजह से वो ये कर रही है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल। लेकिन क्या वो गलत है उस वेवलेंथ में? क्या वो जो कर रही है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत था? एग्जैक्टली। सही। नहीं था, वरना अगर होता तो करती क्यों? तो डांट तो बनती ही नहीं बुनियादी तौर पर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप डांट सकते ही नहीं है। आप डांटना हाँ समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई देखो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये ऐसे, अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम ऐसे कर लो, वरना जैसे तुम चाहती हो तुम वैसे कर लो। नुकसान उठा के आदमी खुद ही सीख लेता है जिंदगी सही में। बात है, और इससे वो एहसास जिम्मेदारी या सीखने का एहसास जो है वो रहता है। वो रहता है, आई सही। थिंक डांट से वो फिर डिफेंडिंग पोजीशन पे चला हाँ, जाता है। भाई, हालांकि मैं डांटता हूँ, मैं थोड़ा हूँ गुस्से वाला अपने वालिद की तरह, लेकिन वैसा नहीं हूँ। अब वो जरा ज्यादा थे। एक सवाल यहीं से निकला मेरे दिमाग में, आखिरी मार तो भाई आपने कौन सी एज में खाई है? आखिरी बार कब खाई है ये बताएं हम। आप लोग बहुत हंसेंगे, मेरी पहली बेटी होने के बाद। अरे सीखो नौजवानों, सीखो। हम कहते हैं बड़े हो गए, हमारे माँ बाप अब हमें हाथ नहीं बेटी होने उठा के बाद सकते, पिटाई वही हुई ना। और वो पिटाई भी आखिरी यूं बन गई क्योंकि अब्बू के मेरे पिटाई करने पे वो जो मेरी बेटी थी वो रो पड़ी। ओह और घर में बेटी का रोना, मैंने कहा ना हमारे घर में बर्दाश्त नहीं। सही। तो अब्बू ने उस दिन फुल स्टॉप लगाया था, वो आखिरी मार थी। अच्छा। तभी तो मैं अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता था, मैं तेरी वजह से मैं बचा। बच्चों अब आज इस तरह वो होता है ना, कोई बड़ा आज पिटाई। कहानी सुना रहा होता है तो कहते हैं इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। इसी तरह जो हमारे शोहर साहब की पिटाई है उसके पीछे जो ट्रॉमा है वो बेटी का है, बेटी को देख के वाकई जनाब में। एक्चुअली इट वाज नॉट ट्रॉमा, ये तो मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि कहते हैं ना बेटियां रहमत होती हैं, तो बिल्कुल उसकी ऐसा तरफ ही से है। अल्लाह ने जब भेजी है तो समझिए पहली ही रिएक्शन था रहमत का कि अब्बा की पिटाई बंद हो गई। वाह, बहुत वाकई में इसका मतलब आपके जो फादर उनका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत उनसे करते हैं आपकी बेटियों से, जारी बात है जो दादा अब्बू हैं, अब्बू भाई। और इस वजह से वो उनके आंसू जो थे ना बर्दाश्त नहीं हुए आपके फादर से। क्या बात, खूबसूरत फैमिलीज की बहुत निशानी है प्यारा कि जो अपनी खवातीन को चाहे रिश्ता कोई भी हो फूलों की वाकई तरह में। रखें। और जरूरी माशाल्लाह है। से पिक्चर्स मैं देखता रहता हूँ और नज़र आता है कि किस तरीके से आप फ्रेंडली फादर हैं और जिस तरीके से आपने फैमिली को संभाया हुआ है, वाकई देख के बहुत दिल खुश बहुत होता है। अच्छा लगता कोई है। ऐसी चीज़ शौकत भाई जो आपकी फैमिली में आपको लगता हो कि यूनिक है, एक्स फैक्टर होता है फैमिली का, कि आप लोग साथ बैठते हैं? सर मुझे नहीं लगता कोई यूनिक चीज़ है, मुझे लगता है कि हर फैमिली की तरह की हमारी भी एक फैमिली है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने माँ बाप भी दिए, बहन भाई भी दिए, हाँ। तो बहन का भी प्लेजर लिया, भाई का भी लिया, फिर बीवी दे दी, फिर बच्चे दे दिए, तो हर रिश्ता अल्लाह ने अता कर दिया। वाह जी। कोई मिस नहीं है रिश्ता के, हमें कोई ऐसा रिश्ता था जो चाहिए था नहीं मिला, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक ने जो दिया बेहतरीन दिया, हमारी औकात से बढ़ के दिया। क्या बात है जनाब, तो बेहतरीन। नॉर्मल लोगों की तरह की फैमिली है, कोई खास बात नहीं है मेरी फैमिली। और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू स्टे विद अस और देखते रहिए ऑन रमजान। थोड़ा सा ज़रा फैमिली से हट जाते हैं हम और अब ये सवाल है कि माशाल्लाह आप पहले इतने काम किया है आपने, आपका फर्स्ट ड्रामा अनोखा लाडला था, मुझे याद है उसमें बिल्कुल एक अलग ही करैक्टर था आपका, और माशाल्लाह करते करते आज जो आप ड्रामे कर रहे हैं, तो आप क्या फ़र्क देखते हैं उस वक्त के ड्रामों में और आजकल के ड्रामों में, क्या आपको नज़र आता है? अच्छा, अनोखा लाडला जो था पीटीवी का ही प्ले था जी। मगर वो मेरा पहला प्ले नहीं था। अच्छा। मैंने उससे पहले कुछ छोटे मोटे काम किए हुए थे, मगर वो अच्छा। चूंकि छोटे छोटे रोल्स थे तो वो लोगों को उस तरह से याद सही। नहीं है। सही। मुझे वेरिएटिव रोल करने का हमेशा से शौक था। मैं इस काम में, हालांकि उस दौर में यही था, सबको हीरो बनना होता था, बस एक दफ़ा जाए और अगले दिन पूरा अच्छा। पाकिस्तान के हम हीरो हों। हीरो, सही तो बात। मेरी भी कहीं ना कहीं अंदर ये ख्वाहिश थी कि बस हीरो हूँ। लेकिन जब काम शुरू किया तो वक्त के साथ जो समझ आई वो ये आई कि नहीं, काम खूबसूरती तब है जब वेरिएटिव रोल्स होंगे, मुख्तलिफ काम होगा, एक से दूसरा अलग होगा, तो कोशिश ये की कि वेरिएटिव रोल्स का। बेहतरीन। फील्ड जो है वो आपको फंसाती है, एक ही तरफ फंसाती है, बिल्कुल, उसमें से तोड़ना पड़ता है, खुद को निकालना पड़ता है, मना करने पड़ते हैं रोल, अच्छा। तब वेरिएटिव की तरफ जाते हैं। ओके। तो वो वेरिएशन अल्लाह का शुक्र है मुझे मिली, आई वॉज वेरी लकी, और शुरू से लेके अब तक मैंने बहुत वेरिएशन की। अब जाके जरा सा एक मोनोटोनस का मैं शिकार हुआ हूँ बिल्कुल। कि एक मजलूम अब्बा बना देते हैं ड्रामे में, जो कि
नेचुरली मैं हूँ नहीं, मैं बड़ा एग्रेसिव आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने इनको चैलेंज दे दी ना, जो नहीं हो वैसा बन के दिखाएं आप जनाब। ऐसा बन के दिखाएं। अच्छा, जी जी नहीं, आप अरे पूछें। नहीं, अरे नहीं आप पूछें क्या है नहीं, आपका? मेरा यही एक सवाल है कि मतलब माशाल्लाह आपने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, कौन सा कोई अब तक का आपका फेवरेट हो? जैसे होता है ना कि इसमें मुझे वाकई में मुश्किल भी था, लेकिन मैंने किया भी इसको, मज़ा भी आया, लेकिन बहुत मुश्किल भी हुई इस किरदार को निभाने में, उस वक्त के लिहाज से जब आपने किया। प्रोड्यूसर थे उसके बाबर जावेद, अच्छा और डायरेक्ट किया था नदीम सिद्दीक ने। अच्छा हमने लाहौर में जाके शूट किया था, मेरे हुजूर यस, ओके। तो वो प्ले मेरे चंद जो प्लेज मुझे पसंद है उनमें से एक प्ले है। अच्छा एक था बोल मेरी मछली, बिल्कुल इसी तरह एक था मेरी अधूरी मोहब्बत, उनमें से एक, लेकिन वो जो था वो मेरा फेवरेट प्ले था। अच्छा, बोल मेरी मछली जो ड्रामा था उससे भी आपको बहुत ही एक पजीराई का नेक्स्ट लेवल मिला। नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो पता चला कि आपके अंदर, मैंने सुना है कि किसी यूनिवर्सिटी में आप गए और वहाँ पे लोग इतना उसके शहर में मुब्तला थे कि उनको लगता था ये विलन आ गया है। मतलब वाकई में कि जो कैरेक्टर जी था वो समझे इतना हकीकत साफ में भी लगे, ऐसे तो ही वहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही था, बल्कि उन्होंने वहाँ पे लोगों ने इनको आवाज़ें लगाई, क्या ऐसे कुछ वाकया था, इनसे पूछते सामने बैठे हैं। बहुत सारे लोग नहीं थे, वो 2-4 लड़कियां थी। अच्छा तो वो उन्होंने कुछ कॉन्वोकेशन था एक, उसमें मुझे बुलाया हुआ था सही। गेस्ट, तो वो उन्होंने कुछ जूते और कुछ पत्थर किए थे। उस वक्त तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी जिल्लत हो गई है, मेरी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, और मैं खैर आ गया था, वो बीच में रह गया, अच्छा और गाड़ी भी मेरी ख़राब कर दी थी, स्क्रैच कर दिए थे, वो अंदर कंपाउंड में खड़ी हुई थी। तो दिल बड़ा टूटा, बड़ा उदास सा हुआ कि यार हमने तो एंटरटेनमेंट की है लोगों की, हमने तो कभी किसी का दिल इस तरह नहीं दुखाना चाहा, तो ये मेरे साथ क्यों हो गया। सही। और अल्लाह ने फिर उसको पलट के रख दिया उस बात को। अच्छा उसको रुख अल्लाह ने कुछ ऐसे दिया कि पता ये चला कि मुझसे पहले पाकिस्तान में एक एक्टर हुआ करते थे, ज़हूर अहमद साहब, ठीक, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, खुदा की बस्ती में उन्होंने एक रोल किया था। बहुत प्यारे एक्टर थे, बहुत मशहूर एक्टर थे। वो पहले एक्टर थे पाकिस्तान के जो सड़क पे पिटे थे खवातीन के हाथों, खवातीन के हाथों। और उनका जो था वो एक बाकायदा अल्लाह पाक ने उससे बड़ी इज्जत उनको दी। वो इसलिए पिटे थे क्योंकि ड्रामे में वो कहीं स्लो पॉइजन करते थे अपनी वाइफ को, कुछ इस तरह का करेक्टर था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो जब ये न्यूज़ बनी, जियो टीवी ने इसको न्यूज़ बनाया और चलाया, तो बाद में ये रियलाइजेशन हुई कि अल्लाह ने इस काम से, इस वाक़े से जिसको मैं ज़रा अपने लिए शर्मिंदगी का बाइस समझ रहा था, अल्लाह ने उसमें भी मेरे लिए इज्जत रख दी। अल्लाह पाक ने उसमें भी मेरे लिए बात कर दी, कुछ खास बना दिया उसको। अच्छा, कि जी पाकिस्तान का दूसरा एक्टर है जो पिटा है, पिटते पिटते रह गया, व्हाटसोएवर, अल्लाह माफ़ करे। मतलब एक्टिंग इतनी अच्छी थी। भाई देखे ना, हाँ यार ये सिर्फ बातें मैं बताऊं, कोई एक्टिंग नहीं देखिए आप हम एक आपने जैसी करते हैं एक्टिंग, कोई अलग अलग एक्टिंग वो तो आप अल्लाह रंग भर देते हैं उसमें। ये ऐसे ही सबमिसिव सी बात करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है शोभ भाई कि कोई अगर किसी कैरेक्टर में नेगेटिविटी देख रहा है तो वो आपने प्रोड्यूस कर दी ना। देखिए चलते मुमकिन है जो कहीं उस तरह का कोई सानेहा उनमें से किसी लड़की के साथ गुजरा हुआ हो, ये हो सकता है। मुमकिन मुमकिन है। है वो एग्रेसिव हुई हुई हो उस चीज को देख के, और वो प्ले उन दिनों चल भी रहा था तो वो शायद चार्ज एग्रेशन था, अच्छा वो निकल गया उनका जिस तरह निकलना था। तो वही बता रहा हूँ, अल्लाह पाक रंग भरते हैं, खुदा की कसम हमारे हाथों में कुछ नहीं है। इस फील्ड में मैंने अपने आप से बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत डिटेल में काम करने वाले एक्टर्स को देखा है जो लोगों की नज़र में नहीं है, जिनका नाम भी शायद किसी को याद नहीं। ओहो, सो सैड। लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने अगर चुन लिया है और अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना देता है तो यकीन जानिए इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह रंग भरते हैं। अल्लाह जो चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कायनात उन्हीं की बनाई हुई है, ये कानून भी उन्हीं का है, ऐसे ही है, उन्होंने ही चलाना है। बिल्कुल, वरना मुझसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भरे पड़े। सही बात है, बड़ी बात है, बड़ी। शहीद भाई आज के दौर में ऐसी बातें आज के सेलिब्रिटी को देखने में कमी मिलती हैं। आपने इतना लंबा टाइम गुजारा और मुस्तकिल ऊपर रहे, तरक्की की तरफ रहे, बेहतर से बेहतर। कभी गुरूर, ईमानदारी सच बताइए, कभी तकब्बुर, कभी गुरूर वाला एलिमेंट आया कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, नखरे दिखाऊं? अच्छा, नखरे दिखाने का ख्याल तो कई बार आया, ठीक है, और आजकल भी ज़रा शिद्दत से आ रहा है। अच्छा, लेकिन नखरा दिखाना एक अलग चीज़ है। देखिए हमारे यहाँ नखरा दिखाना बुराई समझी जाती है एक्टर की या किसी भी सेलिब्रिटी की, या जो भी टीवी पे आता है, किसी भी हवाले से सेलिब्रिटी हो। दुनिया जहान में ये सेलिब्रिटीज़ का राइट होता है।
सही। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, दुनिया जहान में इन कामों में एक अलग बजट रखा जाता है, एलोकेट किया जाता है एक्टर्स के नखरे उठाने का। सही। ठीक है, हम नहीं करते, पाकिस्तान में ना होने के बराबर इस तरह लोग बहुत फ्रेंडली काम करते हैं, मगर हमारे यहाँ इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। अगर कोई एक्टर नखरे दिखाता है तो हम बहुत मजे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे सेट पे जाके, यार फला सेट पे हम गए थे, वो तो नखरे दिखा रहा था। सही है। ओ भाई, खुदा के वास्ते, हर काम का एक तरीका होता है, हर तरीके के कुछ नॉर्म्स, हर काम के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस तरीके पे ही चलना पड़ता है। सही। एक मस्जिद का मौलवी अपने काम से अगर सरकेगा, आप पसंद नहीं करेंगे, उसके कुछ जरूरियात हैं, वो वैसी की वैसी ही पूरी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। इसी तरह हर काम के अलग अलग तरीके होते हैं। सही। तो ये वाला जो काम है, मेरे उस्ताद इकबाल अंसारी, मेरे उस्ताद, हर बात, उनकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है। वो कहा करते थे, दुनिया जहान में ये काम अमीरों का काम है। ओके, अच्छा, ठीक है। जो यहाँ से भी अमीर हो, यहाँ से भी अमीर हो, यहाँ से भी अमीर हो। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये काम गरीबों के पास है। सही जो बात। यहाँ से भी गरीब हैं, यहाँ से भी गरीब हैं, छोटी छोटी चीजों में पैसे बचा रहा है ना जो आदमी, उसको लग रहा है वो प्रोडक्शन का भला कर रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं होता। आप एक 4-5 लाख रुपए का बजट रख लें, अपने प्रॉफिट में से रख लें कि हम इसमें एक्टर्स को अच्छा एंटरटेन करेंगे। सही। आप उस प्रोडक्शन की क्वालिटी देख लीजिएगा आफ्टर कंप्लीशन, बहुत अच्छे। और दूसरा, आप बचा लें, दांतों से पैसा पकड़ के खर्च कर लें, और उसके बाद आप उसकी फीडबैक देखिएगा। बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जियो के कुछ प्लेस में देखता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्लेस बनते हैं जिनमें इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि एक्टर्स को किस तरह ट्रीट करना है। आप उसकी रेटिंग ही अलग आती है, वो एक्टर आता ही अलग मूड से। बिल्कुल। उस प्रोडक्शन को करते हुए जो अंदर से दिल होता है ना आपका, कि नहीं यहाँ पे काम वो करके जाना है, बिल्कुल, जो डिजर्व करता है। सही बात। वो ऑन एयर अलग नजर आ रहा होता है। इसको हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं समझा जाता। अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा मार्जिन निकाल के, दुनिया जहान में एक्टर क्यों फैसिलिटेट किया जाता है मेरी समझ से बाहर, ताकि उसका मूड बना रहे, उसकी एनर्जी हमेशा बरकरार रहे। जितना अच्छा मूड होगा, जितना खुश होगा, मेरे ख्याल में वो एक्टिंग भी इतना अच्छा करेंगे, अपना अच्छा परफॉर्म देंगे। अगर हर चीज को आप इस तरह देखेंगे कि नहीं कि पैसा बचाना है, अब जैसे कि कोई एक्टर है तो कर लें, फिर आप वैसे काम कर लें। बेचारा वो घर से आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, यहाँ से भी पैसे पूरे नहीं मिल रहे, और उसको बोला कि कॉमेडी करो, तो शायद उसको सिस्टम ही ऑन नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा है, तो बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है। जी जी जी, कि एक्टर के मूड को संभालना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो आपकी फ्रंटियर कोर है। उसने स्क्रीन पे आना है, उसने आपकी प्रोडक्ट को उठाना है या गिराना है, उसी से गिर जाएगी। सही बात, उसी से उठ जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात है। इससे बड़ा, इसके बारे में अगर सोचेंगे ना, मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा प्रोडक्शंस में। ये बड़ी गहरी बात की, और आई थिंक इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि मूड है, एनर्जी है, वो अपने आप को अच्छा बेहतर भी फील करेगा तो वो वाइब्स क्रिएट कर देगा। बहुत हो जाता है। बिल्कुल वाइब्स। आप अंदर से खुश घर से आएंगे, जी जी, आपसे खुद ये शो अच्छा होगा। सही बात है। आप घर से खुश नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स मिल रहे होंगे, आप चाहते हुए भी प्रिटेंड करेंगे, चेहरे पे वो आएगा ही नहीं। हाँ जी, वाकई में सही बात। एक सादी सी हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं नहीं, वही तो कह रही हूँ, सही कह रहे घर में खुश खुश लेके निकलना है। जी जी सर, ये तय है। जी जी। आपको पता है, मेरी बीवी से एक मुकालमा है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा। मैं कहता हूँ जब मैं घर आया करूँ ना, मुझे बस हंस के मिला करो। अच्छा, सलाम दुआ जो घर में घुसते ही हो ना, वो स्माइलिंग फेस के साथ। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को सारी जिंदगी इसी तरह देखा है। मेरा बाप लीवर में जॉब किया करते थे, वो जब घर आते थे तो मेरी माँ घर में पूरा दिन जो भी चीजें जिस तरह भी उसने चलाई हो, बट शाम को मेरी माँ तैयार होके, लिपस्टिक लगा के, साड़ी पहन के, अब्बू का इस्तकबाल वो ऐसे ही करती थी, स्माइल करके। तो मैंने अपने बाप को थकते हुए नहीं देखा। आखिरी उम्र तक मेरा बाप पैर पे खड़ा रहा है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। यही चीज काम के हवाले से भी बिल्कुल बिल्कुल। आप सेट पे जाएं, आपको लोग हंसते बोलते मिलेंगे, आप देखिएगा मूड ही सेट का चेंज होगा। वाह, ये तो हमारे, बल्कि हमारे पूरे सेट को और हमें सिखाने वाली बात है कि जनाब चीजों को अलाइव रखे, और उसके लिए प्रोडक्शन वाले और ये सारे चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। शोध भाई, आपका मूड मैंने हमेशा देखा है, हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ही रहा है। पीछे गुस्सा आता होगा, हमें नहीं पता लेकिन जब आपको देखा है हंसता मुस्कुराता हुआ, फ्रेंडली, ये नेचर में था या आपने अडॉप्ट किया है? नहीं, मेरे ख्याल है नेचर का हिस्सा था, मगर मैं बहुत नहीं हूँ, मैं कम गो हूँ, मैं बहुत आइसोलेशन पसंद करता हूँ। मैं ठीक है, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बहुत पार्टी टाइप, बहुत लोगों के साथ सोशलाइज करना मेरे मिजाज में नहीं है। अच्छा। मतलब मैं, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा टीवी, या मेरी साइकिल, या मेरी बाइक,
मेरे शौक बस उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ ज़्यादा। पता है बाइक आपको, ये बात पता है आपको? नहीं नहीं, मुझे वो अरे बाइक बोला तो मैंने कुछ है लगता है जी बाइक जी, में सवाल भी रखा हुआ है मैंने, फिक्र क्या ना है? करें, लेकिन पूछे टाइम जरा। जा रहा है, जल्दी से पूछ लेता हूँ। शौद भाई हैवी बाइकर भी हैं? नहीं मैं इतना कोई हैवी माशाल्लाह। बाइकर नहीं। हाँ, बाइक शाइक चलाते शुरू हैं। में बहुत बाइक चलाई थी, फिर बीच में गैप आ गया, फिर उसके बाद गाड़ियाँ ही रही छोटी बड़ी हर तरह की। लेकिन बाइक का अब लास्ट टाइम जब कोविड आया था तब से दोबारा मुझे शौक चढ़ा। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं अकबर, मोहम्मद अकबर, उन्होंने मुझे एक बाइक दिलवा दी। अच्छा अच्छा, तो वो उन्हीं का पूरा ग्रुप था बाइकर्स का, और वो है हैवी बाइकर, मतलब सही सही। आप सही बाइकर कह सकते हैं। जी जी जी। तो उनके साथ हम फिर कोविड में यही करते थे, बाइकें लेके निकलते अरे थे, तो वो वाह। बाइक का शौक है बस। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये आपको लगता है कि आपका मी टाइम होता है, मैं ऐसे एंजॉय Yes, करता हूँ? yes, ऐसा ही है। Yes. क्या बात है जनाब। बेहतरीन अभी बेहतरीन सवालात और हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया, क्या करें हम? वाकई में और क्या, सवाल तो भरे पड़े हुए। फिर शो कर लेंगे दूसरा। एक दोबारा आएंगे ना, प्रॉमिस कर ले। इंशाल्लाह। बल्कि हमारे चैनल का आपको ड्रामा भी करना होगा आगे जाके, क्योंकि बड़े अच्छे ड्रामाज आने वाले हैं मेरा जनाब। ख्याल है मेरा एक प्ले आपके चैनल पे ऑन एयर भी है, चल भी रहा है। अच्छा अच्छा, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर चौध भाई, आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत यकीन करें हम जूनियर्स को पता ही नहीं चला बहुत कि हम शुक्रिया, एक बहुत ही thank you बड़े so अदाकार much। के साथ बैठे हैं। वाकई बिल्कुल एक में, फैमिली की वाकई तरह आपने हमारे साथ गप्पे मारी है और बहुत मजा आया हम दोनों को। बस जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए कोई अगर मैसेज हो तो प्लीज़। आन टीवी नया है, और जो भी नया चैनल आपके सामने आ रहा है उसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये चैनल्स जो हैं ये इंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, आप लोगों के लिए। इस पे जितने लोग आते हैं ये सब आपके लिए आते हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे नहीं, सराहेंगे नहीं, तो ये मर जाएंगे। ये पौधों की तरह होते हैं, इन्हें पानी नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे। सही बात, बिल्कुल क्या सही। बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब ये थे हमारे शौद भाई, बहुत ही मज़े की फ्रेंडली बातें की, और हमें उन्होंने वो बातें भी बताई जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता था। तो प्लीज़ इस इंटरव्यू का ज़रूर फीडबैक हमें दीजिएगा। फिलहाल हम कहीं जा नहीं रहे, छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू स्टे विद अस और देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है, और उन्होंने इसे एक अल्लाह की इबादत के लिए कायम किया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुशरिकीन ने खाना काबा में बुतों की सूरत में कई खुदा जमा कर दिए, और इन बुतों की तादाद 360 थी। हालांकि खाना काबा को मुसलमानों के किबले के तौर पे कायम किया गया था। फिर एक वक्त आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का को फ़तह किया और खाना काबा को मुशरिकीन के बुतों से पाक किया। जी नाजरीन, आज फ़तह मक्का है और आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे, और मक्का कैसे फ़तह हुआ, इसका पस मंज़र क्या था और बात के क्या मामलात थे। हमने जिन्हें आज ज़हमत दी है वो हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान साहब। इनका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान माहिर तालीम हैं, बेहतरीन उस्ताद और एक तालीमी इदारे के बानी और मुंतज़िम भी हैं। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में लेक्चर्स देते हैं और बच्चों और असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनिंग कोर्स भी कराते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप एक बार फिर आन रमज़ान की ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, इस्लामी तारीख़ में फ़तह मक्का का वाक़या बहुत ही अहम है जी, लेकिन इस वाक़ये का पस मंज़र और हिकमत अमली क्या थी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पहले तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि फ़तह मक्का एक अजीम फ़तह है जिसको फ़ातिह आज़म ने फ़तह किया। और ये हमें समझना चाहिए कि इस फ़तह में अल्लाह ताला ने अपने शहर मक्का, अपने घर खाने काबा, अपने दीन, अपने रसूल और अपने दीन के मानने वालों की इज़्ज़तों में इजाफ़ा किया। और ये वही शहर है जब 8 साल क़बल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ये तारीकी में सिद्दीक़ अकबर के साथ जब हिजरत फरमा रहे थे तो बड़ी हसरत के साथ आपने खाने काबा की तरफ देखा। अच्छा। और आपने ये फरमाया कि अल्लाह की कसम कि मेरी निगाह मोहब्बत में तुझसे प्यारा शहर कोई सा नहीं, अगर ये मुझे नहीं निकालते तो मैं कभी यहाँ से नहीं जाता। तो एक शख्स इस तरह यूँ समझिए कि उसको मजबूर करके छोड़ा, उसने शहर को छोड़ा, अब वो फातिह बनकर उस शहर पर लौटा है। तो यूँ समझ लीजिए ये जो वाक़या है क़यामत तक के लिए जितने भी जो सोल्जर्स हैं, जितने भी सालार हैं, जितने भी जो रियासत के हुक्मरान हैं, उनके लिए लर्निंग लेसन है पूरी
यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है कि किस तरह से जो है उस जगह पर आप जब लौटें तो क्या इखलाकियात हो, आपके क्या मामलात हो और किस तरह से हो। यूँ समझ लीजिए ये फतह मक्के का दिन के बाद ही पूरा अरब मुसलमान हुआ और इस्लाम की जो यूँ समझ लीजिए सिर्फ ज़मीन ही खुश नहीं थी, आसमानों में भी खुशी मनाई गई और ज़मीन का चेहरा चमक उठा। इस्लाम जो है बहुत मजबूत हुआ, अल्लाह का घर पाकीज़ा हुआ, बुतों से पाक हुआ। तो पहले पस मंज़र से जानने से पहले हम इस बात को समझ लें कि ये आम दिन नहीं, ये दीन इस्लामी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है कि जिसके बाद ही जो है मक्का की दीगर कबाइल मुंतज़िर थे कि जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर को फतह करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इस्लाम कबूल करे ना करे। तो इस अंदाज से दीगर कबाइल ने भी इस्लाम कबूल किया और फिर यूँ समझ लीजिए कि जो बुत शिकन की आमद जब 12 रबीउल को हुई थी उसका अमली मुजाहरा हुआ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में आके बुत को शिकन किया। अब इसके पस मंज़र की तरफ अगर हम देखें तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि सुलह हुदैबिया हुई थी जी 6 हिजरी में और उसमें ये तय किया गया था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है तो ये इस तरह से कैसे लोग आए। तो इसमें मामला ये हुआ था, एक शिक उसमें ये थी कि कोई भी फरीक किसी के साथ भी अपनी अलायंस अपना वो जोड़ सकता है, यानी एनीवन कैन ज्वाइन एनीवन, आसान अल्फाज में जिस जो चाहता है कि कुरैश के साथ अपना ताल्लुक जोड़े वो जोड़ सकता है और जो चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक जोड़े वो जोड़ सकता है। तो हुआ कुछ यूँ, जो बनु खुज़ा एक कबीला था उसने अपनी अलायंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ी, मुसलमानों के साथ कायम की। और बनु बकर एक कबीला था जिसने कुरैश को अपना अलायंस बनाया। अब इसके बाद हुआ ये कि बनु खुज़ा और बनु बकर ये आपस के दुश्मन थे और ये दुश्मनी बहुत कदीम थी। तो जब बनु बकर को ये पता चला कि बनु खुज़ा अब जो है मुसलमानों के हरीफ हैं तो कुरैश हमारे साथ हो जाएंगे क्योंकि वो दुश्मन है मुसलमानों के, तो उन्होंने ये किया। ये 8 हिजरी का वाक़या है, सुलह हुदैबिया की 2 साल बाद का वाक़या है। तो बनु बकर ने कुरैश के साथ मिलकर वो जो पुरानी दुश्मनी थी तो वो जो है निकाली और बनु खुज़ा के लोगों को कत्ल करना शुरू किया। ये रात की तारीकी में ये जुल्म हुआ था और उसमें कुरैश के लोग रईस सब शामिल थे, कुरैश के साथ मिलकर और कुरैश ने साथ शामिल होकर सरबराही की थी। फिर खाने काबा सब जानते हैं कि उस वक्त हरम था, यानी वो अमन का मकाम है। बनु खुज़ा के लोग जान बचाने के लिए खाने काबा में आए। इस वक्त जालिम जुल्म की इस शिद्दत पे थे कि उन्होंने खाने काबा में भी इन लोगों को शहीद किया, उनको मारा। ये कत्लो गारत गरी रात भर चलती रही और खाने काबा के तरफ खून बिखर गया। और फिर जब ये लोग फरियाद के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो मुआहिदा था, मुआहिदा हुदैबिया की बात कर रहे हैं, तो ये तो उसकी सरसर खिलाफवर्जी थी। दीगर अल्फाज में कह सकते हैं कि कुरैश ने ये अमलन ये मुआहिदा तोड़ दिया जिस तरह आज भी हो रहा है आज के ज़माने में भी। हाँ, हैशिक नहीं की उसने। तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाते हुए 3 बार कहा लब्बैक 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 और फरमाया नसरता नसरता नसरता। तो फिर जब हज़रत मैमूना ने पूछा तो आपने फरमाया कि गज़ब हो गया, बनु खुज़ा पे कुरैश ने हमला कर दिया है, उन्होंने वहाँ से मुझे मदद के लिए पुकारा और मैंने उनके लिए लब्बैक कहा। तो फिर अगले फरमाती हैं कि अगले 1 या 2 दिन बाद बनु खुज़ा के 40 अफराद आए थे हुजूर के पास। अच्छा। और उन्होंने फरियाद की थी, पूरे हाल अहवाल बताए थे कि हमने तो आपको अपना बड़ा माना, हम आपके साथ अलायंस हुए और हमारे साथ ये जुल्म किया गया। तो रसूल पाक तो रहमतुल्लिल आलमीन है, आपने फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये मैं बता दूं कि ये इसमें कोई रैश वाला मामला नहीं हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जोश या कोई ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौरन से कोई अटैक का मामला होता या अपना इमोशनल कोई अटैक कोई सिलसिला होता। आपने 3 शराइत कुरैश को पेश की। अच्छा। और पहली इसमें शर्त ये थी कि तुम बनु खुज़ा के जितने अफराद 23 अफराद मारे गए थे। अच्छा। तो कहा गया पहला ये है कि 23 अफराद की दियत दे दो। दियत ये होती है कि कंपनसेशन मनी ऑफ एनी डेथ, यानी आप 23 लोगों के एवज जो मनी बनती है वो दे दो। अगर आप ये नहीं करते तो आप बनु बकर से अपनी अलायंस तोड़ दें। अच्छा। ताकि हम किसास का जो बदला लेना है हम खुद ले लें। अच्छा। और अगर आप ना दियत देते हैं और ना अलायंस ख़त्म करते हैं तो ऐलान कर दें कि सुलह हुदैबिया अब ख़त्म हो चुकी है, वो माहिदा ख़त्म हो गया। अच्छा। अब कुरैश किसी ज़ौम में थे
तो उन्होंने ये कहा कि ना तो हम दियत देंगे अच्छा। और ना हम ताल्लुक तोड़ेंगे, और हम ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद सुलह हुदैबिया का जो अहदनामा था वो ख़त्म हो गया। अरे ओह, तो अच्छा। अब कुरैश ने ये अहद शिकनी खुद की और खुद ऐलान किया। तो मुस्लिम्स वर नेवर बीन अटैकर, ये पूरे एक समझे कि सिफारतकारी हुई है, और ये बिल्कुल डेकोरम को मेंटेन, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं, उसको मेंटेन किया गया है, और ऐसा नहीं हुआ है कि फौरन से अटैक किया गया है। जब उन्होंने खुद से ये ऐलान कर दिया कि वो जो शिक थी कि 10 साल तक आपस में लड़ाई नहीं होगी, अब वो ख़त्म हो गई, वो तो खुद उन्होंने ऐलान कर दिया। तो उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है एक लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया। अच्छा। और फिर आपकी ख्वाहिश थी कि इस लश्कर को मख्फी रखा जाए, छुपाया जाए कुरैश के लोगों से, कहीं वो अटैक ना कर दें। तो 10,000 की आर्मी तैयार हुई और वो असलहे के साथ तैयार हुए, और फिर यूं समझें कि ये था वो पस मंज़र जिससे फतेह मक्के का वाक़या हुआ। क्या बात है, आज इतनी अच्छी तरीके से आपने बताया है कि हमने बेशक बचपन में भी ये सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन आज जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो नक्श हो जाएगा। एक कहानी की तरह आपने बताया, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। अच्छा, एक सवाल ये है, बताइएगा कि जब मक्का फतह हो गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापसी जो वहाँ पे पहुँचे, तो कितने सालों के बाद उनकी आमद हुई थी? देखिए, जैसा मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जब ये आर्मी तैयार हुई, जैसे मैंने कहा कि क़यामत तक इस तरह का लश्कर ना किसी ने तैयार किया, ना कोई ऐसा मामला हो, यानी ऐसे स्टैंडर्ड सेट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 की आर्मी जा रही है, रास्ते में एक कुतिया छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई है, आपने 10,000 की आर्मी को रोक दिया और कहा कि रास्ते में ख्याल करना इसके बच्चे जख्मी ना हो जाए। कोई ला सकता है ऐसा स्टैंडर्ड? और फिर ये देखिए कि 10,000 सहाबा थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था, रसूल पाक मौजूद हैं, किसी की मजाल नहीं थी कोई आवाज़ भी निकाले, ऐसी खामोशी से ये लश्कर चलता हुआ जा रहा था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर इस तरह से जब आप एक कदीद के मकाम पर, क्योंकि रमज़ान मुबारक थे, सबने रोज़ा रख कर ही निकले थे सारे लोग, तो कदीद का मकाम आया मक्के से पहले, तो आपने सवारी में सवार रहते हुए पानी मांगा और लोगों को दिखाकर आपने पानी पिया, नोश किया, और सब लोगों ने भी फिर रोज़ा अपना इफ्तार कर लिया। यानी बता दिया इस्लाम में कोई फोर्स नहीं है, इस्लाम दीन फितरत है, आप सफ़र में हो, आप जिहाद में हो, और रोज़ा आप मौकूफ़ कर सकते हैं। तो फिर सफ़र और जिहाद की वजह से लोगों ने रोज़ा मौकूफ़ किया। यानी इस्लाम की जो तालीम है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमारे यहाँ बाज़ लोग शिद्दत का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह ताला ने जो आसानी दी है, यानी आप नॉर्दर्न एरियाज़ में सख्त सर्दी में मौजूद हैं, कोई गीज़र नहीं है, आपको पता है कि मैं इतने ठंडे पानी से वज़ू करूँगा तो शायद मेरा गुस्ल दिया जाए, लेकिन लोग फिर भी तयम्मुम की इजाज़त होती है लेकिन नहीं करते। तो रसूलुल्लाह की तालीम यहाँ मिली कि यहाँ पे जब रोज़ा इफ्तार करने का अल्लाह की तरफ से इजाज़त है तो आपने रोज़ा भी इफ्तार किया। ये वो सफ़र चल रहा है। फिर मैरिज ज़हरान एक जगह आती है, अच्छा, वहाँ पर आपने 10,000 आर्मी को एक हॉरिजॉन्टल वे में खड़े होने को कहा और कहा कि हर कोई जो है वो चिराग रोशन करे, अपना जो चूल्हा जो छोटा सा उनके पास आग रोशन करने का था वो जला दे। तो फिर आप तसव्वुर करें, मीलों तक एक आग की रोशनी पहुंची है। और ये एक हैबत थी कुरैश के पास, क्योंकि वो मुसलमान तो मजलूम थे, वल्नरेबल थे, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। ज़रूरी था कि कुरैश में पहले ही रोब दबदबा जो है ना वो कायम किया जाए और उनको दिखाया जाए। यही वक्त था जब यहाँ तक आर्मी पहुँच गई। तो फिर अबू सुफियान, यहाँ से जो हम दिलचस्प वाकया है हम आपसे सुनेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का टाइम आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप लोग भी यहीं ठहरे हैं, बहुत ही दिलचस्प वाकया है और सीखने वाली बात है। स्टे विद अस, हम आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही दिलचस्प वाकया सुना रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो अबू सुफियान इस वक्त जो है अपने 2 हमराही के साथ, कुरैश इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, तो वो जब आया तो उसने ये इस मकाम पे आकर इतनी आग देखी तो वो घबरा गए कि ये बनु खुज़ा के लोग तो हो नहीं सकते, ये कौन है। तो हुजूर के चचा हज़रत अब्बास से इनकी मुलाकात हुई। हज़रत अब्बास ने फिर इनको बताया कि ये मुसलमान हैं और ये इस तरह से मक्के की तरफ आए हैं। और फिर इसी वक्त दावत पेश की गई और अबू सुफियान इस्लाम कबूल उन्होंने इस वक्त किया। जब इस्लाम कबूल किया तो अब हुजूर पाक जब मक्के में दाखिल हुए हैं, तो ये मैं आपके इस तवज्जो से, चैनल की तवज्जो से बावर करवाना चाहता हूँ कि एक फातह आ रहा है
और वो उस हालत में आ रहा है जहाँ से उसको निकाला गया है। तारीख़ में मिसालें हैं, अलेक्जेंडर की ले लें, किसी की ले लें, उसने अपनी बड़ाई बयान की है, उसने अपनी पावर शो की है, उसने कहा है कि मैं इसको नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दूंगा। इस मौके पे अबू सुफियान जब जा रहा था तो उसने साद बिन उबादा एक सहाबी हैं, तो उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है घुमसान की जंग का दिन है और आज तो काबा को हलाल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान रसूलुल्लाह से कहा कि आपके साद बिन उबादा इस तरह कह रहे हैं, यौमुल मलहमा है, मलहमा मलहम से निकला है, यानी पारचे नहीं बनाते, टुकड़े करते हैं, तो आज तो टुकड़े किए जाएंगे। रसूल पाक ने कहा कि साद बिन उबादा गलत कह रहे हैं, और आपने वो झंडा साद बिन उबादा से लेकर उनके बेटे कैस को दिया और कहा कि आज यौमुल मरहमा है, आज तो रहमत का दिन है और आज रहमत बरसेगी, आज जुल्म नहीं होगा, लोगों को मारा नहीं जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, जब आपने मक्के की सरजमीन पर कदम रखा, जो पहला खुतबा, जो पहले अल्फाज से हुजूर पाक के वो ये थे कि जो हथियार डाल दे उसे अमान, और जो अपना घर के दरवाजे बंद कर दे वो अमान में है, जो खाने काबा में आ जाए वो अमान में है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो अमान में है। कोई पावर शो नहीं हो रहा, कोई अपनी एक बड़ाई बयान नहीं की जा रही, लोगों में रहमत तकसीम हो रही है कि कोई लड़ाई करने यहाँ पे कोई शख्स नहीं आया है, फतह किया गया है। और ये मैं बता दूँ कि जब आप मक्के में दाखिल हुए, आप तसव्वुर करें महबूब किबरिया, इससे हसीन अल्लाह ने बनाया ही नहीं, सिया इमामा आपने बांधा हुआ था, क्या वो जलालत होगी, क्या खूबसूरती होगी। इधर अबू बकर मौजूद हैं, हथियारों में डूबे हुए पूरा लश्कर मौजूद है, एक हैबत है। और उस वक्त अबू सुफियान ने कहा हज़रत अब्बास से कि तुम्हारा भतीजा तो बादशाह हो गया है, तो अबू सुफियान हज़रत अब्बास ने कहा नहीं, ये नबूवत का ताज है और ये नबूवत की जो है हैबत है, और ये तो बादशाह वाला रोल था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कर्रफर के साथ आ रहे हैं। हालत यह है कि सूरह फतह की तलावत फरमा रहे हैं और इतने झुके हुए हैं कि जो पालान है ऊँटनी का वो आपके सर मुबारक से टकरा रहा है। आजिज़ी से, इनके सारी से, तवाज़ुन से आप दाखिल हुए हैं उस मकाम पर कि जहाँ से आपको निकाला गया। और अब और फिर जब हुजूर पाक के तर्ज अमल, तो सारे सहाबा का ये तर्ज अमल। क्या बात। तो इस तरह से जो दाखिल हुए हैं मुसलमान फौज, कोई ये नहीं कह सकता कि ये जुल्म करने आए, इन्होंने लोगों को मारा पीटा, कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ। जब आप आए, आपने खाने काबा का तवाफ़ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, जहाँ फतह मस्जिद फतह है आज, जन्नतुल माला जहाँ पे है, इस मकाम पे आपका झंडा गाड़ा गया। यहाँ से फिर आप खाने काबा तशरीफ़ लाए और फिर वो बुत शिकन जो आया था 12 रबी अव्वल को, आज वो बुत शिकनी प्रैक्टिकली हुई और जो 360 बुत थे, आप बस छड़ी की नोक इशारा करते वो बुत पाश पाश हो जाते, आप छड़ी की नोक इशारा करते बुत गिर जाते, और इस अंदाज से 360 बुत जो है वो गिर गए। जब ये सब मामले के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए और अब सामने वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपकी बेटी ज़ैनब को भी कत्ल एक तरह से किया, गिराया उनको, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपको हर तरह का जुल्म किया। अब ये सब लोग निहत्ते मौजूद हैं। तो हुज़ूर पाक ने इनसे ये कहा कि आज तुम मुझसे क्या तसव्वुर करते हो? तो बड़े वो लोग थे, होशियार थे, कहा कि आप शरीफ इब्न शरीफ हैं, आप तो करीम इब्न करीम हैं। तो आपने फरमाया कि ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, यानी अनकंडीशनल पार्डन दी है, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस है। और कहा इज़हबू, आज जाओ तुम सब आज़ाद हो। यानी जो फ़तह मक्के के इस वाक़े को जान ले तो उसकी मजाल नहीं कि अपनी ज़ात के लिए कभी बदला ले। और हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं हुज़ूर पाक ने सारी ज़िंदगी कभी अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लिया। आज जो हम छोटी छोटी बातों पर लोगों के ख़ानदान तबाह करने पे लग जाते हैं, हम ये देखें कि रसूल पाक के सामने मौजूद हैं और आपने सबको इजाज़त दी और उस वक्त आपने खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि जहालियत की सारी रस्में आज मेरे कदमों के नीचे हैं, यानी रोन दी, तबाह कर दी। अब कोई बेटियों को दफन नहीं करेगा, अब कोई सूद नहीं खाएगा, कोई जुल्म नहीं करेगा, ये सब मेरे कदमों के नीचे हैं। और फरमाया कि आज के बाद कोई ख़ानदानी गुरूर नहीं है, कोई इफ्तिखार नहीं है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। तो ये वो खूबसूरत मरहला था कि जो कायनात के सबसे बड़े फातिह आज़म ने रोल मॉडल करके बताया है। ऐसा नहीं है कि अब हस्तियाँ तबाह कर दें, निहत्तर लोगों को मार दें, मासूमों को मार दें, बच्चों को मार दें, तो ये है। और एक तलवार भी नहीं उठाई गई, यूं फतह मक्का हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात।
डॉक्टर साहब, आप हमारी थोड़ी सी और रहनुमाई फरमाएं कि इस वाक़ये के बाद और क्या फिर मामला 19 दिन हुजूर पाक ने क़याम फरमाया इस फतेह के बाद, और उसके बाद जब खाने काबा बुतों से पाक हुआ तो आपने ऐलान किया कि जो भी अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है वो अपने घरों में बुतों को पाक कर दे। तो हर घर से बुत निकल गया, यूँ समझे मक्का की तत्हीर हो गई और मक्का पाक साफ हुआ। और जैसे मैंने कहा फिर कुरान पाक की वो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इसके मिज़दाक ये हुआ, जौक दर जौक ग्रोह के ग्रोह लोग आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और लोग मुसलमान होने लगे। सबक हमारे लिए ये है कि आपके पास जब पावर आ जाए और पावर से पहले जो आपकी हैसियत, पावर के बाद जो आपके उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। यानी जो आप कंडीशन आज है, आज हमारा ज़रा सा ओहदा कोई डीन डायरेक्टर लग जाता है तो इतना बड़ा सरिया लग जाता है उसके सर के नीचे। हुजूर पाक इस बता रहे हैं अपनी तर्ज़ अमल से कि आप फातिह हों या मजलूम हों, आपके इखलाक में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए। जो इंसानियत का एहतराम, जो इंसानियत में रहमत, ये जो मॉडल सेट किया गया है हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। हम कोई शहर फतह नहीं कर सकते, लेकिन जो नाज़रीन देख रहे हैं कि हर घर का सरबरा अपने घर में कम से कम इस रूल को और जो है ना वो अप्लाई ज़रूर कर सकते। इसीलिए बिलाशुबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का दर्जा दिया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। डॉक्टर साहब प्लीज़ दुआ ज़रूर करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम। फतह मक्का के आलिशान वाक़े की तुफ़ैल मुसलमानों को, आलम इस्लाम को कुफ्र पे गलबा और फतह अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान जो मगलूब हैं, जुल्म का शिकार हैं, या अल्लाह पिस रहे हैं, मौला करीम उन्हें फतह अता फरमा, उन्हें नुसरत अता फरमा, जालिमों के जंगल से उनको छुड़ा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ हैं, इन मुबारक घड़ियों में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे ख़ानदानों में से जो अहबाब मरहूम हो चुके हैं सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ये मग़फ़िरत का और अशरे का आखिरी दिन मौला करीम या अल्लाह हम सब की हतमी मग़फ़िरत फरमा, दुनिया में चैन इत्मीनान सुकून अता फरमा, आखिरत की राहतें हम सबका मुक़द्दर फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन रहमतिका या अरहम ला इलाहा इल्ला अंत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वाक़या डॉक्टर साहब ने बयान किया है तो बहुत सालों पुराना वाक़या, लेकिन अगर हम आज के दिन इसको एक नज़र सानी करें तो हम भी इन्हीं जो खासूसियात हैं इनको हम अपना सकते हैं। मकसद यही है कि किसी को भी माफ़ कर देना और ख़ास तौर पे अपने दुश्मन को माफ़ कर देना, ये बहुत बड़ी एक सिफत है। और उस वक्त जब आप पावर में हो, जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपके पास इतनी चॉइस नहीं होती, लेकिन जब पावर में आते हैं तो अल्लाह ताला वो जो पावर देता है उसके ज़रिए भी आपको आज़माता है, क्योंकि चाहे वो कमज़ोरी हो चाहे ताकत हो, कभी भी कोई चीज़ परमानेंट तो आपकी लाइफ में नहीं आती। तो बस वो टाइम होता है, अल्लाह ताला आपसे आज़माइश लेता है और हमें चाहिए कि हम अपनी आज़माइश पे पूरे उतरें। इसी के साथ आज की जो ट्रांसमिशन है उसके ख़त्म होने का टाइम होता है, अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, तो मुझे और अमारा को अब इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए आप आन रमज़ान।